नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे साथ चार मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राशिद किदवई साहब, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आप लोगों का। और आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है। ट्रंप तो कल से ही एक अलग बीन बजा रहे हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ये बड़ा मैटर बन गया है भारत के लिए। लेकिन आज महाराष्ट्र में जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था उसका फैसला सामने आया है और ये आज की एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर बन गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल अदालत ने 17 साल के बाद फैसला सुनाया। 2008 में ब्लास्ट हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने सारे आरोपी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके अलावा जितने और 6 लोग थे, सबको बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट के जज एके लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं हो पाया, मतलब प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा कि बॉम्ब बाइक में ही था, ये भी साबित नहीं कर पाई प्रोसिक्यूशन। अब कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया, उन पर यह आरोप था, यह आरोप उन पर साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि साजिश का कोई एंगल साबित नहीं होता। साजिश का एंगल साबित नहीं होने का मतलब कि ये सारे आरोपी जिस तार से बंधे हुए थे या जो पूरा घटनाक्रम बताया गया होगा अदालत के सामने, अदालत ने कहा कि ये इससे बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि ये सब लोग मिले हुए थे और इन सब ने मिलकर एक बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश की। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी सबको बरी कर दिया। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक जबरदस्त धमाका हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 के आसपास लोग घायल थे। ब्लास्ट के पीछे पहली बार देश में भगवा आतंकवाद की थ्योरी चलाई गई। कहा यह काम राइट विंग से जुड़े हुए लोगों का है, भगवाधारी लोगों का है। पहले इसकी जांच महाराष्ट्र की एटीएस ने की थी। आपको याद होगा उस वक्त हेमंत करकरे, जो बाद में 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स में जिनकी जान चली गई थी, वो एटीएस के चीफ हुआ करते थे। जब ये मुकदमा, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जांच उनके पास गई और वो जब तक वो जांच उनके पास थी ये एक दिशा में जा रही थी। लेकिन फिर साल 2011 में पहले करकरे साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद जांच में बताया जाता है कुछ ढिलाई हुई और 2011 में केस एनआईए को दे दिया गया। साल 2016 में एनआईए ने जाके चार्जशीट दाखिल की। हालांकि अब जब यह फैसला आया है और सारे आरोपी बरी हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि इन्होंने नहीं किया, किसी ने तो किया। किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया? ये सब बरी हो गए, मतलब 17 साल जिस लकीर पर चल रही थी पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन, सब धरे की धरी रह गई। सारे के सारे आरोपी जो थे वो निर्दोष निकले। लेकिन फिर भी धमाका किसने किया, यह सवाल अभी भी पूछा जा रहा है। कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास, पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, मैं आपको उनका बयान सुनाऊंगा। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर कमलनाथ का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आया है तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो कोर्ट का फैसला है, इसमें हमें क्या टिप्पणी करनी। कोर्ट का फैसला है, सबको स्वीकार होना चाहिए। अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। आपने कमलनाथ जी को सुना, उन्होंने कहा इस पर क्या बात करना, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि इस केस में साक्ष्य बटोरने का काम राज्य सरकार का था और सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक बीजेपी की सरकार रही। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का काम ठीक से नहीं किया। साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और राज्य में किसकी सरकार रही लंबे समय तक? भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस पूरे आदेश को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस आधार पे कोर्ट ने बरी किया है, क्या कहा है, तभी उस पर कोई वक्तव्य देना ठीक है। अच्छा, ये फैसला आज ऐसे दिन आया है जब आपने कल ही सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री को भगवा आतंकवाद पर बोलते हुए सुना। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर फैसला आते ही अमित शाह ने कि राज्यसभा में दिए गए उस बयान की लोग दोबारा उसको निकाल करके सुनना शुरू कर चुके हैं। कल ही अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं?
और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। तो अमित शाह जी जो कल कह रहे थे आज सच साबित हो गया कि एक भी केस नहीं टिक पाया। और ये तो भगवा आतंकवाद को लेकर के सबसे बड़ी थ्योरी जो प्रायोजित की गई थी उसका सबसे बड़ा मामला था, क्योंकि 2026-11 के हमले में तो स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। लेकिन इस मामले को बार बार दिखाकर गिनाकर ये बताया जाता था कि देश के अंदर भगवाधारियों ने भी क्या आतंक का सहारा लिया। अब मैं आपको अखिलेश यादव का स्टेटमेंट दिखाता हूं। अखिलेश यादव इस पर क्या बोले, एक नजर डालते हैं। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। सर कल अमित शाह ने हिंदू टेररिज्म को लेकर के हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, और आज जैसे से कोर्ट का फैसला है। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ, जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा, इतनी सी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं खबरें दबाने के लिए खबरें आ रही हों। अब अखिलेश जी कह रहे हैं खबरें दबाने, मतलब वो ट्रंप जो कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के, उस खबर को दबाने के लिए, सरकार को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए नई खबर आ रही है क्या, ऐसा वो आशंका ऐसी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अदालत फैसला देगी ये तो दिन पहले निश्चित हो जाता है ना, तो आज फैसला आना ही था, ये तो तय था। 8 मई को तय हो गया था। अखिलेश जी कुछ भी कहें लेकिन आप दबने तो नहीं देंगे ना। अभी मालेगांव के बाद वो भी बात करेंगे तुरंत। हाँ वही कह रहा हूँ, इसके बाद वही बात करेंगे, दबने नहीं देंगे। अब ये जो 7 लोग थे, एक बार जल्दी से आपको मैं बता देता हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो 2019 में सांसद भी बनी, इनके ऊपर आरोप ये था कि मोटरसाइकिल इनकी थी जिसमें बम था, और इन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि मैं एक व्यक्ति जो है वो आगे मैं आपको दूंगी जो इस काम को अंजाम देगा। कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित, इनके ऊपर आरोप ये था कि इन्होंने आरडीएक्स की व्यवस्था की, हथियार बनाने में मदद की। ये ऐसी मीटिंग्स में शामिल हुए जहां बम बनाने की बातें होती थी और बम बनाने में तकनीकी मदद दी। दूसरे सैन्य अधिकारी थे मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, इनके ऊपर आरोप था कि ये प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहते थे और तकनीकी और वैचारिक मदद करते थे। अजय राहिरकर, इनको बताया गया कि संगठन के कोषाध्यक्ष थे और इन्होंने पैसे जुटाए, हथियार खरीदने में मदद की। सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, ये बैठकों में रहते थे और सब लोगों के बीच संपर्क स्थापित करते थे। समीर कुलकर्णी, इनके ऊपर भी यही आरोप है कि ये बैठकों में मौजूद रहे, प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम किया। और सुधाकर चतुर्वेदी, इनके ऊपर आरोप था कि इनके घर में बम बनाए गए और धमाके के लिए 2 लोगों को बम देने की बात इन्होंने कही। लेकिन जज साहब ने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। जज कह रहे हैं कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। यह भी साबित नहीं हो पाया कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। तो 17 साल करते क्या रहे पुलिस वाले, मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें किया क्या गया। अब इस केस का फैसला 8 मई को आना था, फिर वो आज के लिए उसको आज की डेट दे दी गई थी। शुरुआत में जांच एटीएस के पास थी, बाद में एनआईए को दी गई। इस बीच में आपको बता दूं 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले गए। इसका भी फर्क पड़ता है फैसले के ऊपर। और ये सारे प्रकरण में सबसे शॉकिंग बात समीर जी जो अब पता चल रही है कि उस जगह से जहां ब्लास्ट हुआ ना फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे। जो मोटरसाइकिल जिसमें ब्लास्ट का दावा किया गया उसका चेसी नंबर तक बरामद नहीं हो पाया आज तक। तो आप कैसे केस बिल्ड करते किसी के भी खिलाफ? देखिए सरोज जी, जो मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आया, ये सिर्फ एक विस्फोटक का फैसला नहीं कि एक जगह बम फटा उसमें 6 लोग मारे गए और 16 के करीब घायल हुए। यह सिर्फ इतनी सी घटना नहीं थी। आजाद भारत में यह इस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था कि किस तरीके से एक हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को एक प्लांट किया जाए, और उसके पृष्ठभूमि में यह पूरा प्रकरण को तय किया गया था। और जब यह घटना घटी उसके बाद से आप लगातार देखिए, उस समय तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पी चिदंबरम जैसे बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता
सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री रहे, उनके बड़े नेता और तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेता उसी समय ये कहना शुरू कर चुके थे कि ये तो भाई भगवा आतंकवाद है, इसमें नागपुर कनेक्शन है, संघ इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें सनातन संस्था और राष्ट्रीय सेवक संघ का भगवा आतंकवाद देखने को मिलेगा। और जब इसका परिणाम जांच होगी और जब कांग्रेस सरकार इसको सच्चाई लेकर आएगी तो हिंदुस्तान भगवा आतंकवाद का चेहरा दिखेगा। ये अहमद पटेल भी कहते थे, ये तमाम कांग्रेस के नेता कहते थे। 17 साल सत्य के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, तो इतना लंबा समय गुजरा और आज जज साहब का जो जजमेंट आया उसमें 5-6 बातें जज साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली है। 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि मिलावटी सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। जो फॉरेंसिक जांच थी उसमें मिलावटी सबूत बाहर से कुछ लाए गए, वो मिलावट करके भेजे गए इस केस के अंदर। उन्होंने कहा कि एटीएस और एनआईए की जो जांच थी वो बिल्कुल अलग अलग थी, उसमें कोई समानता नहीं थी। तीसरा उन्होंने जो बहुत बात कही, उन्होंने कहा कि साध्वी की जो बाइक थी उसका कोई सबूत जांच एजेंसी पेश नहीं कर पाई। कर्नल पुरोहित आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से लेकर आए बम बनाने के लिए, आप इसको कहीं प्रूव नहीं कर पाए। आप ये नहीं बता पाए कि विस्फोटक जमा कहां पर हुआ था, ये इकट्ठा कहां किया गया था। और सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत नहीं रख पाया। एक भी आदमी को किसी भी तरह का मतलब न संदेह का लाभ दिया, न कोई सबूत मिला। इतना बड़ा केस, मुझे लगता है ये केस तो खत्म हुआ। अब एक जो थ्योरी चल रही थी उसका पर्दाफाश हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन असली गुनाहगार थे, किसकी मंशा थी, कौन दिल्ली में बैठकर, कौन महाराष्ट्र में बैठकर इस पूरे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा है कि समय आ गया है कि इसके पीछे जो असली मास्टरमाइंड थे, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी रचने वाले थे, उनका असली चेहरा इस देश के सामने आना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से सेना के रिटायर्ड लोगों को इसमें आरोपी बनाया, किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था की गई, किस तरीके से जांच अधिकारियों को प्रभावित कर इसको केस को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। यह केस खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे जो असली मानसिकता के लोग हैं वह देश के सामने आना चाहिए। अच्छा, 2011 में ये एनआईए को दे दी गई, तो एनआईए तो सेंट्रल एजेंसी है और 2011 से लेकर 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो बात संजय सिंह कह रहे थे कि लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया, वो ठीक है, उनका आरोप अपनी जगह पर। मगर जिस वक्त एटीएस के पास जाती तब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, और जब एनआईए को दी गई तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। और जज कहते हैं कि जैसा अभी समीर जी बता रहे थे कि प्लांटेड एविडेंस दिया गया इसमें। देखिए, दो बातें इसमें, दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो पॉलिटिकल मैसेजिंग कि जो उस समय हुआ, जिसका जिक्र समीर जी ने भी किया, कि भगवा आतंकवाद को लेकर एक थ्योरी गढ़ी गई कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं ने। हालांकि शिंदे साहब उस समय उस पर बोले थे कुछ, फिर उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है इस तरह की बात करना। लेकिन सैफरन टेरर और हिंदू टेरर की बात हुई, बड़े नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने इस पर काम किया। वो इशू आज साफ हुआ कि भाई वो इशू नहीं है मोटे तौर पर, यदि इस फैसले को देखें तो। लेकिन सवाल उससे बड़ा है। जज साहब ने कहा कि ब्लास्ट हुआ है, अब ब्लास्ट तो हुआ ही है, तो ब्लास्ट हुआ है तो किसी ने किया होगा। और देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है एनआईए, जांच एजेंसी, वो अगर 11 से 25 14 साल में ये साबित नहीं कर पाई हो कि ब्लास्ट किसने किया है, तो उस इंक्वायरी पर, उस इन्वेस्टिगेशन पर तो सवाल खड़े होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग बरी हुए हैं उन पर, यार उन पर तो 17 साल का वैसे ही मानहानि जो भी हुआ, उनका जितना पीड़ा हुई, टॉर्चर भी हमको पता कि कितना साध्वी प्रज्ञा के साथ और कर्नल पुरोहित के साथ किया गया था उस दौरान, वो सब भी है। तो एक तो उनके साथ जो 17 साल बीते उसका जवाब कौन देगा, और जिन लोगों ने ब्लास्ट किया है वो लोग कौन है। यदि एनआईए भी ये नहीं पता कर सकती तो फिर कौन सी जांच एजेंसी होगी जो ये बात बताएगी कि भाई ये ब्लास्ट किसने किया। ये अपने आप तो नहीं हुआ ना। जज साहब ने एक और बात कही है कि ये हादसा नहीं था, कि मतलब कोई ब्लास्ट कहीं पर बम फट गया हो, ऐसा नहीं है। तो हादसा नहीं है, उसका क्या मतलब होता है कि किसी ने किया है। तो किसने किया है ये मसला। दूसरे मसले पर यदि आप चर्चा करेंगे तो फिर आप धर्म पर आ जाएंगे, भाई कौन लोग मारे गए। जो एक मुस्लिम इलाके में हुआ था, ब्लास्ट हुआ, मरने वाले भी जो है मेरे ख्याल से सभी, यानी ज्यादातर मुसलमान ही थे उसमें। लेकिन मुद्दा यह है कि जांच में ये क्यों नहीं हुआ। और जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद कहा जी, वो तो इस सरकार में बड़े मंत्री पद पर रहे, तो वो तो एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है, समझे। लेकिन ये मुद्दा बड़ा है कि दो बातें आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात, क्या अब इससे यहां से बहस ये शुरू होगी, दोबारा मैं कहता हूं रिवाइव होगी ये बहस, कि भगवे के साथ आतंकवाद को जोड़ने की साजिश हुई जी, और उसमें इन 7 लोगों को फंसाया गया जी।
पॉइंट नंबर 1। दूसरा, धमाका तो हुआ, 17 साल लग गए, ये मतलब सिफर घूमकर लौट कर वहीं आने में कि 17 साल में भी कोई थोड़ा सा हमारे पास वो एक नहीं लाइन है और जोड़ दूं जवाब इस सवाल का। आपकी जी। इजाजत से कि एनआईए को ये जांच सौंपी गई थी 2011 में, लेकिन 2016 में जब चार्जशीट पेश की है एनआईए ने, उस समय केंद्र में तो मोदी सरकार आ चुकी नहीं, वो मुद्दा नहीं है, सरकार आ गई थी। एनआईए ने बहुत सारे जो आरोप थे उसको विड्रॉ कर लिया उस चार्जशीट में जो एटीएस ने लगाए थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट है, मैं जिसको बता रहा हूँ। त्रिपाठी जी क्या बताता है फैसला? देखिए, सबसे पहले तो यही बताता है कि अगर सरकार है तो कुछ भी साबित किया जा सकता है। और कई बार लोग कहते हैं इतिहास से लेकर राजनीति से लेकर तो गुणगान महिमा मंडन, किसी की भी 25-50 साल सरकार रह जाए ना, तो कोई भी तथ्य आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा भी स्थापित कर सकते हैं कि इस देश में कौन महान शासक था, कौन महान नहीं था, ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार में है, और अभी हाल में जब जयपुर में एक चिंतन शिविर या क्या हुआ था, उसका शायद सलमान खुर्शीद की पुस्तक है जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो आईएसआईएस और बोको हरम को हिंदुत्व से कंपेयर कर दिया था। ये मतलब मैं उसको सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं जिसे समझ में आए। ये जो 2011 में एनआईए को जांच मिली, उसके पहले का सारा मसला है, और अगर उसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक साजिश रची गई थी। मैं भी इस बात में सहमत हूं जो विजय जी ने कहा कि धमाका हुआ, लोग मरे, किसने किया वो पता करना एनआईए का काम है। लेकिन आपको पता है एटीएस ने बिना किसी प्रमाण के इन लोगों को उठा लिया और बिना किसी प्रमाण के कह दिया कि ये दोषी हैं। मतलब उस वक्त ये आरोपी जैसी बात नहीं होती थी। प्रज्ञा ठाकुर के साथ तो जो हुआ है कि वो सांसद भले बन गई, एक राजनीतिक वजह थी जिसमें उनको टिकट दे दिया गया, वैसे उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि वो इस योग्य नहीं थी। मतलब मेरा अपना जो मानना है वो मैं स्पष्टता से कह दूं। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह थे तो ये देना था। प्रज्ञा ठाकुर के साथ बहुत अत्याचार हुआ जी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और जिस अभिनव भारत संगठन की बात करते हैं वो भी सनातन उन सबको लेकर काम करता है, गोवा में उसका जहां तक है मुख्यालय है, गोवा में है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। चलो मान लिया मालेगांव वाला एक आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर कुछ होता तो वहां से तो कुछ मिलता। और इसको यूं भी समझिए, गोवा में और महाराष्ट्र में इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रह चुकी, केंद्र में 2008 से लेकर अभी तक दोनों की सरकारें रह चुकी, और हेमंत करकरे की अगुवाई में जो कुछ एटीएस ने फाइंडिंग निकाली थी उसका आधार वो न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सके थे। अब ये इसकी वजह क्या थी? क्या सीधे एजेंसी किसी के कहने पर यह सब काम कर रही थी? और तब मुझे तुरंत याद आ जाता है वो महिला, वो जो क्या नाम है उसका, जो गुजरात से अरे एनजीओ वगैरह चलाती है, तीस्ता सीतलवाड़, जिन्होंने कहा था कि मुझे तो मतलब जिनके बारे में था ना कि वो तो पूरी कौन एक मुस्लिम एक्टिविस्ट थे, वो निकलकर उन्होंने बताया कि ये तो हमको पैसा दिया जाता था कि आप मोदी के खिलाफ ये बोलो, मोदी के खिलाफ ये करो, ऐसे इसको फंसाएंगे। तो क्या देश में सत्ता तंत्र को स्थापित रखने के लिए और एक वर्ग को हमेशा हीन भावना में रखने के लिए, उसको आतंकी बना देने के लिए ये सारी कोशिश हो रही थी। आपने साध्वी प्रज्ञा पर उनके साथ क्या क्या हुआ इस पूरे ट्रायल के दौरान वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी अदालत में आई थी और वहां उन्होंने काफी कुछ बातें शेयर की थी। लेकिन इस पर पहले राशिद साहब का एक कमेंट। जी देखिए, ये एक गंभीर चर्चा का विषय है और मुझे खुशी है कि हमारे दोनों मित्र समीर जी ने और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, और उस मुद्दों पे हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी व्यवस्था का प्रश्न है। देखिए, पहली बात यह है कि जो सत्ता में रहता है वो मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट अगर पहले किया गया है, आज भी हो सकता है, आने वाले समय में भी हो सकता है। हमारे पास क्या मैकेनिज्म है जहां हम जुडिशरी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन सब के ऊपर एक रोकथाम लगाएं, क्योंकि सौरभ हमें समझना चाहिए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। अगर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हो, एटीएस हो, वो हेर फेर कर रहे हैं, साक्ष्य में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, लोगों को बदनाम करने को या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं, इस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जजमेंट आया, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये जो है अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो एक ट्रायल है और एक ट्रायल कोर्ट का आया, ट्रायल कोर्ट के बाद में उसकी हायर कोर्ट में न्याय संगत बात ये होगी कि उसमें अपील हो। अपील इसलिए हो कि जिन लोगों की जान गई उनका एक हक बनता है कि पता चले उन्हें किसने मारा।
बात आती है एक भगवा आतंकवाद की। एक बड़ा सिद्धांतिक प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के साथ किसी को भी आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी धर्म और समुदाय हो, कि कोई भी धर्म और समुदाय, हमारी ऐसी मान्यता है कि वो इसको, इस चीज की चीजों को, एक अन्याय को जो है वो प्रोत्साहन नहीं देता है। अगर वो बात आती, अब ये शब्द कहाँ से आया भगवा आतंकवाद? सुशील कुमार शिंदे ने, जिनकी आत्मकथा को मैंने खुद मैंने कलमबंद किया है, उन्होंने कहा कि साहब ये बात जो थी ये आईबी के, फिर मैं रिपीट करता हूं सौरभ ताकि आपके दर्शकों को बात पता चले, उन्होंने कहा आईबी के रिकॉर्ड्स में था, कॉन्फिडेंशियल चीज में था। होम सेक्रेटरी उस समय आर के सिंह साहब जो थे वो बाद में फिर वो सांसद बने, भाजपा के केंद्र में मंत्री भी बने, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था। ये ऐसा सुशील कुमार शिंदे का कहना है, अलल ऐलान पुस्तक में, आत्मकथा में इस चीज़ का जिक्र किया है। हमें इस बात की करनी चाहिए कि क्या ब्यूरोक्रेसी हो या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, क्या वो इतनी मतलब लचीली होती हैं कि जो भी शासक दल हो, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्री या कोई राजनीतिक दल का ऑफिस बेरर वो तो ये काम नहीं कर सकता, काम सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से होता है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतना 360 डिग्री 180 डिग्री और इसको करते हैं, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं आपको वो हिस्सा सुनाना चाह रहा था जो साध्वी प्रज्ञा ने आपकी अदालत में आकर के बताया, और उन्होंने ये सारी बातें बताई किस तरीके से उनको मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया गया कस्टडी में। बस पीटते थे, उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफ़ी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। अब साध्वी प्रज्ञा ने बड़ी डिटेल में ये बातें बताई थी, और उन्होंने तो हेमंत करकर के बारे में भी काफ़ी कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन सवाल ये कि ये सब बातें सामने आने के, और ये मुख्य आरोपी थी, बरी हो गई, अब इसके बाद ऑपोजिशन क्या कहेगा? आपने भी अखिलेश यादव का रिएक्शन सुना, उन्होंने कहा खबर दबाने के लिए नई खबर ले आए। आपने इससे पहले कमलनाथ जी को सुना, उन्होंने कहा कि इस पर बात ही मत करो। अखिलेश जी एक्चुअली खबर सही बात बोल रहे थे, खबर दबाने के लिए, वो भी इस खबर को दबाना चाहते थे ना। हाँ, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें बोलने का, ये क्यों नहीं है इंटरेस्ट, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको राहुल गांधी का रिएक्शन दिखाता हूं। पार्लियामेंट में पहुंचे और सवाल हर प्रकार के उनसे हो रहे थे, ट्रंप पर भी सवाल हो रहा था, लेकिन जब मालेगांव मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर उनसे सवाल पूछा जाना शुरू ही हुआ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। सवाल सुनते ही प्रियंका गांधी बगल में थी, उन्होंने राहुल गांधी के कान में कुछ कहा, कुछ समझाया, और उसके बाद राहुल गांधी ने आते ही कहा कि ट्रंप वाले मुद्दे को, ट्रेड वाले मुद्दे को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, भटकाने की कोशिश मत कीजिए। सर, आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? Look, please don't, sister.
Please don't try and digress the issue. भाई साहब कोई बता देता कि कैमरे लगे हैं चारों तरफ? नहीं, कैमरे लगे हैं। बताया कि उनको कान में अचानक वो होता है। देखिए, इसमें तो एक स्ट्रक्चर्ड कांग्रेस पार्टी को भी एक समय आ गया कि इस पे एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस दें। क्या रिस्पांस होगा ये उनके विवेक, लेकिन ये कहना कि ट्रम्प के मामले को भटकाने की बात है, हेडलाइन, ये दूर की कौड़ी है और इसमें कोई वो हिंदू टेरर पर बोलना ही नहीं चाहता ऑपोजिशन। हिंदू टेरर की बात ही देखिए, पूरी बहस बेमानी है। कोई टेरर का कोई धर्म से वास्ता नहीं, ये बात हमें बार बार कहनी चाहिए, चिन्हित करनी चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। ये सारा का जो इसका पूरा पर्पस यही होता है, वो यही होता है कि भटकाने वाला। देखिए, आतंकवाद या जिस तरीके ये बम ब्लास्ट, ये बड़ी गंभीर समाज के लिए कोड़ है, कैंसर है। मालेगांव ब्लास्ट में जो अब फैसला आया 2008 के बम धमाके के मामले में, सारे आरोपी बरी कर दिए गए। इसमें सारे आरोपी हिंदू थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इनके अलावा और 5 लोग थे। सबको हर आरोप से बरी कर दिया गया। जज ने कहा कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होता इन सबके ऊपर। तो अब ये चर्चा शुरू होगी ही, और अभी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है कि ये थ्योरी क्यों गढ़ी गई, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई क्या, और भगवा टेरर, हिंदू टेरर, ये शब्द जो है कॉइन किए गए और एक फैब्रिकेटेड केस में इन सब लोगों को फंसाया गया। सारी बातें भी आज होंगी, लेकिन हम दूसरी बात ये आपको दिखा रहे थे कि ऑपोजिशन इस फैसले के बाद कैसे बच रहा है रिएक्ट करने से। कमलनाथ कहते हैं बात मत करो इसके ऊपर, अखिलेश यादव कहते हैं ट्रंप की खबर को दबाने के लिए नई खबर ये आज लाई गई है, और राहुल गांधी ने तो कमाल ही कर दिया। वो इतना इंटरेस्टिंग रिएक्शन मैं आपको फिर दिखाता हूं। पार्लियामेंट में सवाल पूछा जा रहा है, पीछे से आवाज आ रही है सवाल मालेगांव पर, और प्रियंका गांधी उनको कान में कुछ कहती है, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं सिस्टर नो, इस पर बात नहीं। सर, आपको लगता है जॉब पे भी Look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. आज की आप ट्रंप की मान लीजिए सबसे बड़ी खबर है, तो उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर है, और वो कहता है डोंट डाइग्रेस द इशू। पाटिल जी, जो देखा क्या लगा? मैं तो फिर अचरज में पड़ गया। और देखिए, यहाँ शंका समाधान करने की स्थिति में सिर्फ रशीद सर हैं और कोई तो है नहीं। ये जो बार बार कहा जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं राहुल बहुत, राहुल गांधी वाली तस्वीरें लगाई है, कमाल की उनकी सोच है, उनका जो आइडिया है वो कमाल का है। अब यहाँ तो ये दिख रहा है कि उनको समझ ही में नहीं आया, प्रियंका को समझाना पड़ा। तो अभी प्रश्न फिर से उठेगा ना। ये छोटा सिर्फ इतना भर नहीं है कि मालेगांव पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो तो जाहिर है नहीं जवाब देना चाहेंगे भाई। उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, इस देश का हिंदू ऐसे सोचता है। अब उसको कैसे एक तरह से कहें कि उसको फिर से ठीक कर पाएंगे, तो नहीं दिखता है। फिर बीच बीच में उन्होंने जो किया, लेकिन ये जो छोटी सी 15 सेकंड की ये जो वीडियो है ना, ये फिर से दिखा रही कि क्या राहुल गांधी अपने तई कुछ सोचने की स्थिति में है, क्या उनका कोई थॉट प्रोसेस है, क्या बड़े मुद्दों पर स्पॉन्टेनियस त्वरित कोई प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं क्या? ये भी बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल ये बड़ा नहीं है, मतलब वो तो जो कर रहे हैं, मैं पर्सनल उस पर नहीं जा रहा, लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है ये वक्त है कि इस पर एक बहुत बेहतर तरीके से जो भी वो समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या इसको भगवा आतंकवाद को, यदि आज भी समझते हैं कि भगवा आतंकवाद है, तो उस पर अपनी राय रखें कि भाई ये फैसला गलत है और इसके बाद भी भगवा आतंकवाद है। सर, आज तो जो आरोप था वो सिद्ध हो गया ना एक महीने में। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क नहीं पड़ता ना। राजनीतिक तौर पर आप क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन और ये यदि इससे साबित हो गया है तो कांग्रेस को अपनी राय को बहुत स्पष्ट, जैसे अभी समीर जी कह रहे थे कि सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो भूला नहीं कहा था, तो आज भी कांग्रेस के पास ये मौका है। राहुल गांधी एक नई लीडरशिप है कांग्रेस की, 2011-14 वाली नहीं है, तो वो साबित करें कि भाई ये गलती हुई थी। वैसे भी राहुल गांधी जी बहुत ही इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं करते कि कोई गलती हो तो माफ़ी मांगते। तो कांग्रेस की अगर कोई गलती है तो इस, क्योंकि मुझे लगता है केस को तो मैंने कहा कि एनआईए की ये बड़ी गलती है कि एनआईए ये साबित नहीं कर पाई, राहुल गांधी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए बड़ी डिबेट। सर, राहुल गांधी अपनी कई बात कैसे वापस ले ले? राहुल गांधी की बात थी ना जो बाद में आई, अमेरिकी एम्बेसडर से बातचीत उनकी कि देश के अंदर ये ज्यादा बड़ा खतरा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आज फिर मौका है ना, आज ये कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद भी मैं तो कह रहा हूँ यदि राहुल गांधी जी आज भी ये सोचते हैं तो इसमें भी क्या आपत्ति, वो अपनी राय साफ करें कि वो इस भगवा आतंकवाद के साथ चलना चाहते हैं। क्यों बच क्यों रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि बचना नहीं चाहिए। बच रहे हैं, ये बच रहे हैं, कमलनाथ कांग्रेस, वो तो इसलिए है जो अखिलेश यादव, डिंपल यादव पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने पर जो चुप रह सकते हैं, तो इस मामले पे कैसे बोलेंगे? उस पे ना राहुल गांधी बोले ना अखिलेश यादव बोले। पॉलिटिकल डिबेट के लिए कमलनाथ जी विद्वान नेताओं में से, इसलिए उनका इस
को अवॉइड कीजिए, बात ही मत करो, बात ही मत करो। तो बात कैसे नहीं होगी? और कोर्ट में भी अभी तो ये जाएगा, हायर कोर्ट में भी जाएगा, ऐसा नहीं है, वो तो एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन ये बड़ा पॉलिटिकल इशू है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक ये गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि बहुत से मामले इसमें जुड़े हुए हैं। और देखिए, हमें पता नहीं कि पूरे उसमें जजमेंट में जज ने क्या कहा है, भगवा आतंकवाद के संदर्भ में क्या बातें कही है, एक साक्ष्य की या उसकी कमी की बुनियाद के ऊपर एक फैसला दिया गया है। मुझे लगता है कि सरकार को पूरी गंभीरता से एक इसमें कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी या व्हाइट पेपर के जरिए इस चीज को करना चाहिए। और जो लोग दोषी थे, जिन्होंने अगर इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाई या कोई षड्यंत्र करा, जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि मैं यहाँ राजनीतिकों को सपोर्ट नहीं कर रहा, देखिए उनकी जो भी मंशा, राजनीतिक मंशा हो, असली काम जो होता है ये बड़ा गंभीर मामला है कि जिनके ऊपर संविधान ने एक पूरी जिम्मेदारी दी है कि वो नियम, कायदे, कानून को इम्प्लीमेंट करे। और ये सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मूल प्रश्न यही है कि हुआ क्या केस में। बिल्कुल। अब ये तो जब हायर कोर्ट में जाएगा, चैलेंज करती है इसको और जो भूल की बात सौरभ करे, भूल वाले तो एनआईए चैलेंज करेगी वैसे इसको। नहीं, देखिए कानून न्याय संगत बात तो यही कि बिल्कुल चैलेंज करें, करना चाहिए। लेकिन याद होगा जो बाबरी विध्वंस के मामले को भी जो सीबीआई ने चैलेंज किया था और अदालतों में गई था, बाद में उसका मामला मैं सर इसके मैं एक्चुअली इसकी पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहा हूं जी। ये आज ही आया ये फैसला बीजेपी के लिए क्या सिद्ध करने वाला और क्या मौका देने वाला है, और विपक्ष को कितना असहज करने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कल जो अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, यह जो पूरी थ्योरी गढ़ी गई थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को और संघ को भी खास तौर से, क्योंकि जब यह घटना घटी थी उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे। कई नेताओं ने कहा था कि जब जांच बढ़ेगी तो सनातन संस्था के लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ के भी लोग इसमें शामिल के कड़ी निकले, बड़े नाम उछाले जाते थे, बिल्कुल बड़े नाम उछाले गए थे। ये भी टॉप लेवल पर अब मुझे लग रहा है कि जब सच बाहर आ गया है तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोलेगी, संगठन बोलेंगे कि किस तरीके से और जज ने सबूतों के अभाव में, आज देखिए जो गुलाटी साहब का जो जजमेंट आया है उसमें, लाहौटी साहब का जो जजमेंट आया है उसमें सबूतों के अभाव में नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा पूरी थ्योरी गलत है, उन्होंने सारी चीजों को उड़ा दिया एक झटके के अंदर कि फॉरेंसिक के लिए जो आपने भेजा वो सारा मैनिपुलेट किया हुआ था। एक भी जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि सबूत पेश नहीं कर पाए, सबूतों के अभाव में या संदेह का लाभ देकर मैं इनको छोड़ रहा हूं। पूरी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी, कहीं ये नहीं माना कि कोई एक भी चीज जांच एजेंसी ने, चाहे वो स्टेट की रही हो, एनआईए की रही हो। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बात बहुत दिग्विजय सिंह के रिएक्शन की वेट कर रहे हैं। क्या आ गया रिएक्शन उनका? एक लाइन सिर्फ ये, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने बाकायदा कहा है कि उनको टॉर्चर करके कहा गया कि संघ के टॉप लीडरशिप का नाम ले लो, योगी आदित्यनाथ का नाम ले लो, कह दो कि संघ के कहने पर हमने किया था। तो ये सामान्य नहीं मामला है, और पॉलिटिकल तो ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव तो हर कोई गढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया उसमें बहुत स्पष्ट दिखता है कि पूरी एटीएस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, एविडेंस प्लांट कर रही थी और जान। एक मिनट दिग्विजय सिंह को सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देते। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर ना रहे होते 2 बार के मध्य प्रदेश के, तो मैं कहता कितने मासूम हैं ये, कि बातें कितनी मासूमियत भरी लग रही थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी बन नहीं सकता। 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने प्रज्ञा के खिलाफ लड़ा है, और चुनाव प्रचार में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भोपाल की जनता तय करे कि जो मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी है जिसने आतंकवाद किया है, आप उसको प्रतिनिधि चुनना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो। उन्होंने तो पूरा मालेगांव ब्लास्ट का, और जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि प्रज्ञा को जिताकर 1.5 लाख वोटों से कि हम उसको नहीं मानते कि वो आतंकवादी और अपराधी है। उन्होंने तो इनकार ही कर दिया, हिंदू टेरर किसी ने नहीं कहा। आरएसएस की साजिश 26/11, वो एक उर्दू के संपादक महोदय थे, उनकी पुस्तक थी, और यही दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट और आजकल जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं कृपा शंकर सिंह, ये तीनों लोग मुंबई में उसका लोकार्पण करते हैं। छूटते ही
कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बोलता था अरे हिंदू आतंकवादी नहीं, मैं तो समझ नहीं पाता कैसे वो बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी कहे कि हिंदू आतंकवादी। और ये बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी धर्म के हिसाब से, किसी रिलीजन मजहब के लिहाज से सबको आतंकवादी कहना उचित नहीं है, लेकिन यहां पैरेलल भी खींचना कि हिंदू आतंकवाद नहीं, इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हिंदू कहीं भी हिंदू बनाने के लिए, आतंकवाद करने के लिए नहीं जा रहा है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड हिंदू टेररिज्म की न तो कोई दूर दूर तक है, और कुछ लोग तो यहां तक कि नाथूराम गोडसे को भी कह देते हैं। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था, उसके लिए उसको जो कुछ भी आप कह सकते हैं कहें, लेकिन आतंकवादी हिंदू कहना, और जब आप इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं तो आप उस आधार पर कहते हैं जब ISIS दिखता है, जब अल-कायदा दिखता है, जब भारत के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को इस्लामिक उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश होती है, तो दोनों का फर्क है। इसलिए ये चर्चा जब हम करें तो ये डिफरेंशिएशन तो रहेगा ही रहेगा। त्रिपाठी जी देखिए, सैद्धांतिक रूप से त्रिपाठी जी बात सही कह रहे हैं। देखिए, धर्म और आस्था की चीज़ों का दुरुपयोग होता है। हमने पंजाब के टेररिज्म के समय देखा कि बहुत सारी बातें सिखों को भी एट्रीब्यूट करके की जाती थी, ये अनुचित है, लेकिन उसका वो होता है एक लंबी डिबेट है। लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जो बात कह रहे थे, उसकी मैं आपके माध्यम से सौरभ इंडिया टीवी के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने दिखाया कि कैसे साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया था, कैसे उन्होंने बताया कि कर्नल पुरोहित को बाध्य किया गया, तमाम चीज़ें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोगों पर, ये लोग जो थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र के मंत्री या राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? सिस्टम में हमारे यहाँ इसका कोई स्कोप है? नहीं तो हम तो टीवी डिबेट में हमेशा कहते रहेंगे जिन्होंने ये टॉर्चर किया, यूनिवर्सिटी बचअप किया, स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन किया, इल्जाम जोड़े गए, ये पुलिसकर्मी होंगे, ये ATS के सदस्य होंगे, तमाम इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? इसके ऊपर सरकार कुछ बताएगी? हम उम्मीद करते हैं ये मामला जब ऊपरी अदालत में जाए तो ये सारी बातें भी वहां पर हों, इन सारे विषयों के जवाब भी मिले। बस एक माजिद मेमन साहब का मैं रिएक्शन देख रहा था, वो बताता चलूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल एजेंसी NIA केवल टेरर केसेस करती है, स्पेशल अदालत NIA कोर्ट केवल NIA की केसेस सुने जाते हैं। उसमें कितने केस होंगे उस अदालत के पास जहां ये मामला सुना जा रहा होगा? उन्होंने कहा हद से हद 2 साल, 2 साल में ये फैसला आना चाहिए था। 17 साल लग गए। इसलिए बनाते हैं फिर हम स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल एजेंसी। नहीं, ये दुरुस्त बात है, 14 साल ये लॉजिकल है। हाँ बिल्कुल सही। और इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में जब अमित शाह कहते हैं कि 3 साल के भीतर हम देंगे, तो उसकी भी देश प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए उस खबर की बात करें जिस पर बात करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आतुर हैं। देश के लिए चिंता की बात तो है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक तरफा भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और ये 1 अगस्त से लागू होगा। इसके ऊपर पेनल्टी अलग लगेगी। तो कौन सा जुर्म किया है भारत ने? इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील करने की इच्छा जताई थी, लेकिन डील पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि ये 1 अगस्त की डेडलाइन आई कहां से, क्योंकि 1 अगस्त तक भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया, शुरुआत में लगाया था टैरिफ उन्होंने 26% का, उसको होल्ड कर लिया गया था कि जब तक हमारी बात हो रही है ट्रेड डील को लेकर के, तब तक हम उस टैरिफ को रोक लेते हैं। और 1 अगस्त तक एक इंटरिम ट्रेड डील हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। अमेरिका उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानता है और हम कहते हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर अभी भी हम लोग हैं, अभी अमेरिका की टीम आएगी। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने कहा 1 अगस्त की डेडलाइन तो आ गई, इंटरिम ट्रेड डील नहीं हुई, तो अब टैरिफ लगेगा। फिर उन्होंने इससे आगे बढ़कर कहा कि ये टैरिफ, पहली बात तो इसलिए क्योंकि हमारा बहुत ट्रेड इंबैलेंस है, भारत के बाजार में हमारा उत्पाद बहुत कम बिकता है, हमारी मार्केट उनको पूरी तरीके से मिली हुई है, और भारत ने नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स भी लगा रखे हैं, जैसे हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये बंद कर रखे हैं, इसमें विदेशी कंपनियों को हम नहीं आने देते। डेयरी है तो वो चाहते हैं कि ये खोले जाएं। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदता है। आज जब यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है रूस, तो उसको सबसे ज्यादा जो इसके लिए पैसा मिलता है वो तेल से ही मिलता है, और इसके 2 बड़े खरीदार हैं भारत और चीन। ये बात सही है, भारत को सस्ता तेल मिलता है इसलिए भारत खरीदता है। दूसरा उन्होंने कहा ये रूस से हथियार भी खरीदते हैं। अब इसमें वो आधी सच्चाई बता रहे हैं। अब ट्रंप ने खुलकर भारत पर निशाना भी लगा लिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है। तो कैसा मित्र है जिसके ऊपर आप जिससे इतना लगान वसूल रहे हो आप? अब व्यापार में कई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदने के लिए भारत को अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्स का इस्तेमाल नहीं करते। वहां उन्होंने लिखा, याद रखें भारत हमारा दोस्त है, लेकिन बरसों से हमने उनके साथ बहुत कम व्यापार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है, और अब देखना है कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? They are going to pay 25%. Yeah. Look, India's been
They're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, अब आपने देखा, अब उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया, वो कहानी अलग से करेंगे। ट्रंप ने भारत को दोस्त बताते हुए टैरिफ भी लगा दिया। अब इसके पीछे क्या वजह हैं, कुछ जरा उनकी बात कर लेते हैं। भारत का रूस से हथियार और तेल खरीदना, रूस से कारोबार की वजह से ट्रंप का नाराज होना, ब्रिक्स में अपनी अलग करेंसी से के कुछ चलाने की बातें होने से ट्रंप का नाराज होना, अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के मार्केट खोलने के लिए भारत तैयार नहीं है, ये भी उनकी नाराजगी है। और अमेरिकी सामान पर भारत ज्यादा टैक्स लगाता है, भारत अमेरिका को सामान बेचता ज्यादा है और उससे खरीदता कम है। You mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty, and are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. अब इसमें एक बात आपको समझने की, क्योंकि बहुत से लोग बहुत परेशान हैं इस खबर को लेकर के। ट्रंप ने बहुत सारे देशों के ऊपर ऐसे ही टैक्स लगाया। चीन के ऊपर तो 100% टैक्स लगा दिया, 125% टैक्स लगा दिया, चीन ने भी पलट के लगा दिया। फिर बैठे दोनों बात कर रहे हैं, और उसके बाद अभी उनकी बातचीत जो अच्छा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, वो आपको सुनाते हैं। अभी तक आई हैं कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। यू कैनॉट falsify the truth by your diabolical design for too long. Truth has an uncanny habit of reappearing with alarming regularity. वही बात इसमें हुई है। मित्रों, थोड़ा अब आपको हम रिकॉल के लिए कहना चाहते हैं। याद होगा, गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। तो दो गृह मंत्री और राहुल गांधी। और मुझे याद है कि उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो चिदम्बरम की टिप्पणी पर मुझे प्रेस करने का अवसर मिला था 11 अशोक रोड में। और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। जिस महाभारत में रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। तो पूरे देश में इतना बवाल हुआ कि बाद में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा, जनार्दन द्विवेदी थे उस समय, उनको आना पड़ा, वो भी उतना नहीं कर पाए। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। याद करिए, जब बिहार में 2005 का चुनाव था तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी बनर्जी, उन्होंने एक कमेटी लालू प्रसाद रेल मंत्री से बनवाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि कार सेवकों ने अपने स्टोव से ही आग लगाई थी। और वो भी मैंने प्रेस किया था जब आया था वो, तो मैंने कहा था ये बिकी हुई रिपोर्ट है और जज साहब की हिम्मत है तुम उस पर कार्रवाई करें, कुछ नहीं कर सके। याद करिए, इशरत जहां केस में अमित शाह को फंसाया गया था कि नहीं फंसाया गया था, याद है कि नहीं आपको? 2 बिके हुए विटनेसेस को खड़ा किया गया था और भारत के गृह मंत्री को महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, शायद 1 साल के ऊपर। और जब उनको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 साल गुजरात से दरबदर कर दिया था। और आज मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा, दैट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग। और मैंने उसको पूरा एग्जामिन किया है लीगली अपने अनुभव से। कोई एविडेंस नहीं था अमित शाह के खिलाफ। तो अमित शाह को फंसाओ, वो भगवा आतंक बताओ, मालेगांव केस बताओ। और अब मैं आपके सामने इसका दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं। ये आप नोट करें, बिकॉज बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था। इसमें सिमी के 2 मुखिया सफदर नौगोरी ने अपनी भूमिका स्वीकार की थी और 2 पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी को पकड़ा गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि मोड़ना था भगवा आतंकवाद की ओर। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में स्थानीय पुलिस ने हुजी संगठन से जुड़े 100 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सबों को छोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर बम ब्लास्ट में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी और उस समय के एक आरोपी भवेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे पर बड़े लोगों को फंसाने के लिए दबाव देने की बात कही थी। और 26/11 मुंबई हमले में भी आपको मालूम ही है। अब मैं थोड़ी तारीख आपको बता देता हूं कब कब यह हुआ है। 17 दिसंबर 2010 को विकीलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को जो बताया तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम ने,
राज्य के पुलिस डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गए एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज चुभ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सर, भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। देखिए, छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकरे को गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकरे झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ
हाँ तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। है राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? सब छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी मालेगांव ब्लास्ट पर सवाल उठा रहे थे, बड़े टेक्निकल पहलू भी उन्होंने उठाए। मिलिट्री ग्रेड का RDX था तो वो कहाँ से आ गया, मोटरसाइकिल किसकी थी, सारी बातें उन्होंने कहीं न्याय नहीं मिला। ये बात तो ठीक है कि न्याय नहीं मिला, 6 लोगों की मौत हुई, उनका हत्यारा कौन है ये पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब बड़े वकील हैं, इसलिए वो कानूनी नुक्ताचीनी बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी जो अभी दलीलें वो दे रहे थे और पत्रकारों से कुछ उनकी झांझां भी हो रही थी, क्योंकि कुछ और सवाल पूछ रहा होगा, वो ओवैसी साहब एंटरटेन करना नहीं चाह रहे थे। अभी तो पिछले हफ्ते ही तो शायद 180 लोग मरे थे मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स में, उसमें भी 26/11 से अलग मामला है। उससे पहले लोकल ट्रेनों में बम फटे थे, 180 लोगों की मौत हुई थी घाटकों पर। सबको बरी कर दिया हाईकोर्ट ने, सबको बरी कर दिया, साक्ष्य का अभाव। तो आज उनको लग रहा है कि बड़ी नाइंसाफी हो गई। उस दिन ओवैसी साहब कह रहे थे कि इन लड़कों ने जो इतने साल जेल में बताए उसका हर्जाना कौन देगा? साध्वी प्रज्ञा नहीं पूछ सकती? 17 साल मेरे ऊपर ये तलवार लटकी रही थी, मुझे हर्जाना कौन देगा? तो दोनों तरफ अपनी अपनी मीठी मीठी नहीं चलेगी। आप फिर वकील हैं तो फिर आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। ये अपील में जाते हैं, क्या पता कन्विक्शन हो जाए इनमें से किसी की जो आज बरी हुए। ट्रेन बॉम्बिंग वाले केस में हाईकोर्ट ने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या पता कन्विक्शन दे दे। एक कोर्ट के फैसले के आधार पर ना तो इतना प्रसन्न होना चाहिए और ना बहुत मायूसी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा जुडिशियल सिस्टम है। हाँ, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स किसी को करनी है तो वो जरूर कर सकता है। जैसे अभी बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से बताया, ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, ये शब्द कहाँ से आए थे, राहुल गांधी क्या बोले, चिदम्बरम क्या बोले, वो शिंदे जी क्या बोले थे, सारी बातें उनको मौका मिला है आज बोलने का, तो आज वो सारी बातें वो बोलेंगे। त्रिपाठी जी, ओवैसी साहब और रविशंकर जी, दो हमारे सामने अभी। मुझे लगता है मूल बात उस पर थोड़ी सी करनी चाहिए, जो चरित्र का दोहरापन है। और ये चरित्र का दोहरापन सिर्फ नेताओं में नहीं है, हम पत्रकारों में भी है, बौद्धिक जमात में भी है, और वो नीचे तक चला गया है। ये आपने अच्छा याद दिलाया, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अभी उसी को लेकर जिन लोगों ने कहा था कि साल बर्बाद हो गए, क्या व्यवस्था है, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्या कुछ करते हैं, आज उनके सुर बदल गए। अभी कुछ ही दिन पहले तो था ना। और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी। संयोगवश उस वक्त मैं मुंबई में ही था, और जब वो खबर आई 7, सवा 7 बजे के आसपास, और एक के बाद एक 7 धमाके, करीब करीब 6 महीने तक लोगों को लोकल में पैर रखते डर लगता था। उसके भी कोई दोषी आज तक नहीं पकड़े गए, उसमें भी सब बरी हो गए। जो लोग कहे गए थे वो भी कहा गया कि नहीं। और ये जो धमाका हुआ था, ये धमाका भले ही उस तरह से बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग नहीं रही हो, लेकिन इसमें भी ब्लास्ट हुआ, 6 लोगों की जान चली गई, 100 लोग घायल हुए। तो दोषी कौन है ये तो पकड़ना पड़ेगा। बस एक बेसिक डिफरेंस है जिसको हमें समझना चाहिए। वहां पर किसी ने इस्लामिक आतंकवाद की थियरी पहले दिन नहीं गढ़ी। ये जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, किसी ने वहां इस्लामिक आतंकवाद या ऐसा कुछ नहीं गढ़ा। बाद में जब लोग सामने आए तो भी किसी ने नहीं कहा। वो मुस्लिम थे, इस नाते से किसी ने यह नहीं कहा कि इस्लामिक आतंकवाद है। यहां तय करके हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ये स्थापित करने की कोशिश की गई। और जितने लोग छूटे हैं उसमें दोनों की जो न्यायाधीश महोदय लोग जो बोले हैं कि NIA कोर्ट वाले, और एक जो ये मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, दोनों की वर्डिंग्स का भी बहुत फर्क है। उसमें शुरुआती जांच में ही प्रमाण फैब्रिकेटेड से दिख रहे हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि आप उसको स्थापित नहीं कर पाए। किसमें फैब्रिकेटेड, किसमें साध्वी प्रज्ञा वाले? साध्वी प्रज्ञा वाले, मालेगांव वाले में कोई भी आप मिलान ही नहीं कर पाए। मतलब जिसको कहा जाता है ना, कहीं तो कुछ मिला हो, कोई एक चीज हो जिसको आपने सब चीज को एक क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल तैयार कर लिया और उसमें कैरेक्टर यूं 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 करके फिट कर दिए।
फिर कुछ लोग पकड़े गए, उनको आपने कहा कि चूंकि अभिनव सनातन संस्था है, ये बार बार कहती है कि हम तो इसके लिए काम करते हैं, हम तो देश को हिंदू सनातन करते हैं, और वहां जो लोग हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और चूंकि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी थे, कश्मीर में काम किया था, तो वो आरडीएक्स ला सकते हैं। ये पूरी थ्योरी। अब जाहिर है उसमें कुछ तो रहा होगा जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। यहां तो ट्रेन ब्लास्ट में बहुत से लोगों के लिंक निकले, बाद में वो स्थापित नहीं हुए। और मैं जो न्याय कहेगा मैं उस पर वहीं जाकर बात करता हूं। और मेरा यह मानना है कि एनआईए के ऊपर ये बड़े सवाल हैं। अगर ऐसे बड़े मामलों में धमाका खुद हो गया तो फिर ये चिंता की बात है। और नेताओं के दोहरेपन चरित्र पर हम बात करें तो हम सब का ये दोहरापन है। हम लोग इसी तरह से, और आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे का स्क्रीनशॉट निकाल के दूसरे के चिपका दे रहे हैं कि अभी तक तो तुम भैया बोल रहे थे कि अरे वो बेचारा क्या हुआ, ये इतना हमला हो जाता है। सोचिए जरा, उसके आधार पर यह तक कहा गया कि देखो मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया, उसके जीने की हिंदुस्तान में जगह ही नहीं। तो ये दोनों चीजें, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद जी, जो अभी सारे पॉलिटिकल आरोप लगा रहे थे, आज राशिद किदवई साहब हमारे साथ हैं। तो जहां से ये हिंदू टेरर पहली बार सुनाई दिया था, आपने बताया कि शिंदे साहब की वो पुस्तक आपने लिखी है उनके ऊपर, तो उसमें वो आप कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने एक आध शब्द कहे नहीं कभी, एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी देखिए, शिंदे साहब ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, उसको मैंने कलमबंद किया है, मतलब मैंने लिखा है, वो आत्मकथा उनकी है। उसमें उन्होंने साफ कहा कि जब ये मामला आया तो उन्हें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो एक बड़ा प्रतिष्ठित इदारा है होम मिनिस्ट्री का, उसमें उसके डोजियर में ये लिखा हुआ था, कॉन्फिडेंशियल जो मंत्री को दिखाया जाता है उसमें ये लिखा गया था, इस शब्द का इस्तेमाल था, सैफरन टेरर। और यही पर आईबी का डोजियर, और यही पर मैं हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का, विजय त्रिवेदी जी का और समीर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये उन्होंने बात कही जिसका कोई डिनाइल नहीं हुआ। उस समय जो देश के गृह सचिव थे आर.के. सिंह, जिनका पहले भी उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भी समस्तीपुर में बहस से डीएम गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया और फिर मंत्री ने भी उसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये भी आया सुनने में कि आर.के. सिंह ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसका ये मतलब नहीं था, वो तमाम चीजें हैं। चिदम्बरम साहब का भी नाम लिया, चिदम्बरम का भी नाम लिया, दिग्विजय सिंह ने भी, इसका सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है। जो हर्षवर्धन त्रिपाठी की बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि सौरभ देखिए, 100 लोग 150 लोग वो भी निर्दोष मारे गए, मालेगांव में भी निर्दोष मारे गए और इनको इतने सालों के बाद में न्याय नहीं मिला। और हम ये हिंदू मुस्लिम फैब्रिक में और उसमें बचे रहते हैं। न्यायपालिका का काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम क्या है, न्याय दिलाना। एक सभ्य समाज में, लोकतंत्र में, संविधान में उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा है और इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि ये सैफरन टेरर था या मुस्लिम टेरर था। क्यों मैं क्यों समझता हूं कि ये ज्यादा, वो भी है, वो तो है, बिल्कुल है। आपको अपनी जुडिशियल सिस्टम को स्क्रूटनाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एजेंसियां पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर के काम कर रही हैं, तो कनेक्टेड है ना सर सब। नहीं, अगर ये मामला कांग्रेस पार्टी के दबाव में हिंदू लोगों को पकड़कर उनको फंसाने का है तो गंभीर मामला है। अगर जानबूझकर मुसलमान लड़के पकड़ाए जाते, जबरदस्ती पकड़े जाते, एक लाइन जोड़ूं, भारत में किसी को भी, और हम वीर अब्दुल हमीद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक को मानने वाले देश हैं, क्यों इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है? ये भारत नहीं कह रहा है इसको। पहले मतलब मैं इसीलिए अच्छा हुआ वो उस वक्त बहस नहीं गई। ये हिंदू मुसलमान से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का मसला हो जाता है। सही बात है। ये अगर पाकिस्तान वहां से मुसलमान आतंकवादियों को भेज रहा है तो इस्लामिक आतंकवाद होता है। जब अल कायदा की जो यहां की क्या नाम है, कौन सी खुरासान विंग है, जब वो काम करती है तो उससे जुड़ के आता है। लेकिन जब आप जानबूझकर कुछ स्थापित करने की कोशिश करें, जैसे कोई कहे कि सारे मुसलमान उसी तरह से, यह खतरनाक है, इसका तुरंत प्रतिकार होना चाहिए, इसका तुरंत विरोध होना चाहिए। और यह जो मसला है जो मालेगांव वाला, यह क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर इसमें कोई प्रमाण हो, कोई ऐसी चीज हो जो अब तक, और मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला। मैं जब ये मामला आया तो करीब ये 11:15 बजे के आसपास मामला आया और मैंने कोशिश की, बहुत देर तक खोजता रहा, कोई भी प्रमाण नहीं मिला, मतलब फैक्ट नहीं है, एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे आप एक केस बिल्टअप करें। और चूंकि हेमंत करकरे जी अब नहीं है मुंबई में, वो आतंकवादियों ने उनको गोली मार दी थी, लेकिन यह सवाल खड़ा होता है क्या पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर आप किसी भी हद तक चले जाएंगे? सही बात है। और देखिए आर.के. सिंह जी आज केंद्र में मंत्री हैं या सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन भैया डीएम रहे, तो आप उस तरह से तो चलिए आप कह देंगे कि भाई हमारी तो जिम्मेदारी थी। लेकिन होम सेक्रेटरी रहते हुए अगर ऐसा कोई शब्द डाला जा रहा था तो बिना प्रमाण के आपने उसको डालने क्यों दिया? चलिए मान लिया शिंदे जी ने किया या पी चिदम्बरम ने किया या जिसको भी आप कहें,
होम सेक्रेटरी थे ना आप। नहीं, तो आप विजय जी कह रहे हैं वो भूले, मतलब सुबह का भूला शाम को आ गया, अशोक चौहान और लंबी फहरिस्त है, कृपा शंकर जी। नहीं सर, मैं तो इस बात पे पहले ही चर्चा की भाई, आर.के. सिंह साहब की और उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे सिस्टम में इस वाले मसले में क्या है, जो बड़ी बात आई कि सबूत का अभाव नहीं है जी। ये जो केस है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सबूतों का अभाव नहीं है। जो सबूत बनाए गए वो फैब्रिकेटेड थे शुरुआती दौर पर, इनिशियल लेवल पर, एटीएस के थ्रू। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं और हमारे ब्यूरोक्रेसी है, उन दोनों के कनेक्ट में जो हम बार बार कहते हैं भाई हम संविधान की शपथ लेते हैं, हमारे आईपीएस ऑफिसर और वो करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ के साथ चलेंगे, वो तो पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ चलते हैं, जिसको मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि भाई ये सब लोग चेतक हैं महाराणा प्रताप के, कि महाराणा प्रताप की पुतली से पहले मुड़ जाते हैं। हाँ, सही बात है। असली बात तो ये है, तो वो लड़ाई है। और यहाँ पर फैब्रिकेशन किया गया, सबूतों का अभाव अलग चीज होता है, उसको दूसरे तरीके से, ये थोड़ा सा गंभीर। सर चलिए आगे, अब सर ट्रंप पर चले, समीर जी चले। आप दबा रहे थे अभी तक खबर, मैं कहूँ कभी अखिलेश जी कह दें एक घंटा इसी पे बात करते रहे। लेकिन ये है ना, राष्ट्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है, मतलब वो तो है ही, उस पर तो एक काम चल रहा है, एक्सरसाइज। लेकिन ये एक ऐसी, और मैं कह रहा हूँ इसको दो तरीके से देखना चाहिए। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल डिबेट अलग है इंपॉर्टेंट तरीके से, लीगल डिबेट अलग तरीके से। बिल्कुल ठीक। ट्रंप की हम लोग चर्चा शुरू कर चुके थे, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, ट्रंप रूस पर यूक्रेन में 10 दिनों के अंदर युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने का भी दबाव बना रहे हैं, और भारत पर यह जुर्माना लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था में मदद करने वाले देशों को एक संकेत देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप रूस के साथ हैं तो हम आपका नुकसान करेंगे। अब इस सब के बावजूद, दबाव के बावजूद, भारत रूस से बहुत तेल आयात करता है। डिफेंस का जो बात उन्होंने कही थी उसमें एक डेटा आपको जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा ना कि हम हथियार बहुत खरीदते हैं रूस से। 2014 से अब तक अंतर कितना आ गया हमारे इंपोर्ट में, ओवरऑल इंपोर्ट में, और उसमें रूस का हिस्सा तो बहुत ही डाउन हो गया। 73% हमारा जो इंपोर्ट था ये रशिया से हो रहा था टोटल का, और 2014 में, आज ये 38% हो गया है हमारे टोटल आर्म्स इंपोर्ट का। अब हम 38% डिफेंस का आर्म्स इंपोर्ट, आज हम 38% लेते हैं केवल रूस से। 10 साल पहले आप 73% ले रहे थे। इसकी वजह यह है कि हमने एक तो डाइवर्सिफाई किया है अलग अलग तकनीकों और दो देशों के पास जाकर के, और दूसरा हमारी डिफेंस प्रोडक्शन खुद की बहुत बढ़ गई है। 174% राइज है पिछले 11 साल के अंदर। तो वो उनका आरोप इतना सही नहीं है। तेल वाली बात ट्रंप की बिल्कुल ठीक है कि हम तेल तो यूएस से भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अब तो डिफेंस डील जो हम यूएस के साथ, वो भाई दोस्त कह के करे जा रहा है सब कुछ। ट्रंप हर लाइन में तो ये कहते हैं इंडिया इज माय फ्रेंड। नहीं, इंडिया इज माय फ्रेंड, लेकिन इस पर मैं आपको कल का एक बयान जयशंकर जी का सुनाता हूं। क्या पता जयशंकर जी को भनक थी कि कुछ होने ही वाला है, 1 अगस्त तो आ रहे, तो सबको पता था। उन्होंने कल बोला पार्लियामेंट में कि ट्रेड डील पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा देश को रखना चाहिए कि भारत राष्ट्र हित से डिगेगा नहीं। And sir, I want to say this. Today, we are negotiating a trade agreement. Why are we negotiating a trade agreement? Because we have national interest at heart. We have national interest at heart, and we are negotiating a trade agreement that will serve our national interest. So, there should be no doubt that this government is fully committed to our national interest. तो उन्होंने कहा नेशनल इंटरेस्ट से हमने पता किया कि भाई क्या है मामला, अटका कहाँ है। तो ये चर्चा जो आप कई बार सुन चुके हैं समीर जी, कि कृषि और डेयरी वो ये चाहते हैं कि ये सेक्टर्स भारत खोले, और हम ये होने नहीं देंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री पहले भी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई जो ट्रेड डील होने वाली है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और भारत अपने हित को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर अमेरिका के सामने भारत सरकार को अपने हित को अंदाज करना होता तो इतनी लंबी दौर की बातचीत नहीं चलती। जब पहली बैठक जुलाई में हुई थी तभी भारत सरकार अमेरिका के हिसाब से शर्तों को मान लेती। यह बहुत क्लियर है, और ट्रंप तो खुद कह चुका कि नरेंद्र मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, उनके साथ बिजनेस करना तो भारत के हितों का वो बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे लग रहा है कि भारत का बहुत स्पष्ट मत रहा होगा, और लगातार हमारी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में इस समय लगातार नेगोशिएशन जारी है। 1 तारीख से 25% का टैरिफ ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब डील बाहर आएगी निश्चित रूप से भारत का अपर एंड होगा, और भारत अपने किसानों के साथ निश्चित रूप से निश्चित रूप से अगर होना होता तो ये बहुत पहले हो चुका था, और मोदी कभी भी देश के हित के ऊपर नहीं जाएंगे। सर आप जो बात कह रहे हैं ये हम सब उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कोई सिग्नल अभी तक दिया नहीं
कि वो सॉफ्ट हो रहा है भारत के प्रति। तो हमने अब सिग्नल हम दिया ये है तो कि हम छोड़िए, सॉफ्ट हो रहे हैं ट्रम्प के प्रति। ये तो छोड़िए जी कि टैरिफ लगा रहा है और फिर कह रहे हैं कि पेनल्टी भी भरेगा भारत। इसमें एक बात, मैं पीछे बात पूरी नहीं हो पाई थी, ट्रंप ने ये धमकियां और ये टैरिफ बहुत से देशों पे लगा के वापस भी लिए। बिल्कुल, अभी जापान पे लगाया, वापस ले लिया, ट्रेड डील हो गई। चीन के साथ समय ले रखा है, चीन के साथ एक्सटेंड कर दी 90 दिन के लिए डेडलाइन एक्सटेंड। तो अब भारत की डील अभी चल रही है, इट इज नॉट ऑफ, ये तो बातचीत हो ही रही है। तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल मुमकिन है, डील का मतलब तो यही होता है ना। बट वो आदमी कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट शो ही नहीं कर रहा है। सर भारत मेंटली प्रिपेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता है कि अगर हम ट्रंप के साथ डील नहीं करेंगे वो हमें एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा, वो पेनल्टी लगाएगा। भारत मेंटली उसके लिए प्रिपेयर है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका दूसरा रास्ता निकाल के रखा होगा। ट्रंप को डील करना होगी भारत के साथ, तो भारत के शर्तों पर होगी। चिदम्बरम कह रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी को कुछ कहने का मौका मिला, उन्होंने कहा दोस्ती इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिप्लोमेसी एंड पेनस्टेकिंग नेगोशिएशंस। जहां रुपये पैसे की बात हो और महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो और उसमें रुपये पैसे में भी ट्रंप साहब हो तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसमें एक लाइन में जोड़ दो, ये जो ट्रम्प साहब का एक और पोस्ट है उसका आपने जिक्र रशिया वाला नहीं, पाकिस्तान वाला तो अभी करेंगे बात। अच्छा, पाकिस्तान पे बात करेंगे। आप बता दीजिए। नहीं, बस इसमें जो कहा उन्होंने, आपको टैरिफ लगाना है, टैक्स लगाना है, लगा दो। इस तरीके से तो मत करो। तो ये उसको थोड़ा सा पढ़ो, दो लाइनें हैं। वी हैव जस्ट कंक्लूडेड ए डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows? इस लाइन को सुन लीजिए। Who knows? Maybe they will be selling oil to India someday. क्या मतलब, वो उन्होंने ट्रेड डील भी कर ली पाकिस्तान से, अमेरिका ने। अब वो वहां पर तेल की खोज के लिए अपनी कंपनी को वहां लगाएगा और वो कह रहे हैं कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। सौरभ जी, क्या गति हो गई है अमेरिका की। इतनी दुर्गति दुनिया के सर्वशक्तिमान देश की होगी, ये तो किसी को कल्पना ही नहीं थी। ऐसी गति हो गई कि वो पाकिस्तान से डील करके गदगद है। पाकिस्तान ट्रेड करेगा वो, और जिस जगह चिढ़ाने के लिए लिख रहा है। लेकिन जिस जगह वो ऑयल खोजने की बात कर रहे हैं वहां सब मिसाइल लगा बैठे, वो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड लेके बलूचिस्तान वाले बलोच फाइटर तैयार बैठे हैं। उन्होंने कह दिया यहां आओगे तो वही वाला हश्र होगा जो चाइनीज इंजीनियर का हुआ था। इसको सोचिए जरा। और वहां का जो ऑयल रिजर्व है इतना कम है पाकिस्तान का, यदि आप देखिए, आप ना बार बार लोगों के मन में शंका डाल देते हैं। अब आधी हमारी जनता ये सोच रही है कि पाकिस्तान के पास इतना तेल है, पाकिस्तान अगर इतना कम सऊदी जैसा हो गया, इसके पास तो इतना पैसा आ जाएगा। अभी आपको बताते हैं, आप ठंडक, आप परेशान ना होइए, उसकी हकीकत बताएंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, आज थोड़ा मूल प्रश्न से आप दूर हो गए। जो इन्होंने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, ट्रंप के ट्वीट की आखिरी लाइन, उस पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप को, बस भारत का नाम क्यों लिया? बड़ी सीधी सी बात है सौरभ जी, जब दो एक बराबर के लोग लड़ रहे होते हैं तो जो लंपट टाइप के, दरबान टाइप के, दरवाजे बैठने वाला जो होता है, उसका जिक्र सामने वाले को अपमानित करने के लिए किया जाता है। ये बड़ा मतलब, इसको समझने के लिहाज समझिए। आप दो चौधरी लोग हैं, उनको कहना है तो दूसरे को बुला कहेंगे, उसको चार गाली देंगे, अपमानित करेंगे। तो ट्रंप उसी मोड में क्यों है ऐसा? आप जरा सोचिए, जो ट्रंप कहते थे हम जो चाहेंगे वो करा लेंगे, कुछ नहीं करा पाए। अभी तक की जो स्थिति है उसमें ट्रंप के पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि ट्रंप नहीं, अमेरिका की हर सरकार ने जब जब चीन पर कोई सैंक्शन लगाया, कोई कोल्ड वॉर की, कोई ट्रेड वॉर की, कोई टैरिफ वॉर की, उनका और चाइना का जो ट्रेड इंबैलेंस था वो बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? जैसे इसको अब और अच्छे से समझ लीजिए अपने संदर्भ में। हम कहते हैं ना, हमारे यहां तो गणेश जी से लेके लक्ष्मी जी से लेके झालर तक सब चाइनीज है। क्यों? सरकार नीति बनाती है। सरकार तो कह रही भाई कि हमारा वाला ज्यादा हो, हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज्यादा करें, हमारे पास आए। लेकिन जो कारोबारी बैठा है, टिम कुक को पता है कि अमेरिका में डिजाइन करवा लो अमेरिकन से हम आईफोन थोड़ी ना बनवा पाएंगे। फार्मा इंडस्ट्री 50%, यानी अगर एक दो दवा बिक रही है अमेरिका में जेनरिक, तो एक दवा भारत से जा रही है। कहां रहेंगे अमेरिकी? बीमार हो जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाने वाली। इसका मतलब ये कतई नहीं मैं कह रहा हूं कि हल्के में लेने का, भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। लगभग 0.5% जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा। दूसरा, हमने जो रास्ते एवेन्यूज जो तलाशने शुरू किए हैं, ब्रिटेन है, यूरोपीय यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, हम दूसरे देशों की तरफ जाएंगे। और ये जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। हम अमेरिका की जो झगड़ा शुरू हुआ नहीं, उसी के चक्कर में हमने कल ही एक डेटा आया हुआ था, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन अमेरिका में
जो फोन, एप्पल के फोन जो खरीदे जाते हैं, वो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत में निर्मित आईफोन का है। तो कभी चाइना हुआ करता होगा, उससे पहले अमेरिका खुद बनाता होगा। आज उनके यहाँ इस्तेमाल होने वाले एप्पल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, आईफोन्स सबसे ज्यादा भारत में निर्मित हैं, वहां इंपोर्ट होते हैं। सौरभ, मेन मुद्दा ये है अमेरिका को कितना नुकसान होता है वो अमेरिका जाने, हमें तो अपने देश की चिंता है, हमारे ऊपर क्या नुकसान है, हमें अपना गुणा भाग करना है। और इस संदर्भ में हमें एक अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। सौरभ, कुछ समय पहले जब रफाल की पहले डील हुई थी तो जब उसमें एक अमेरिकन कंपनीज थी, वो भी बहुत इच्छुक थे और ये सौदा फ्रांस को गया, तो फॉरेन अमेरिका ने पहला काम ये करा कि जो यूएस एम्बेसडर जो भारत में थे उनको रिकॉल कर लिया एज ए पनिशमेंट, कि वो अपने जो अमेरिका का ट्रेड इंटरेस्ट था उसको आगे नहीं बढ़ पाए। हम क्या इस पोजीशन में हैं? आज चीन को उसने समय दे रहा है, जापान, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, उसको एमबीएस ने उसके साथ कैसे डील की है, बाकी देशों ने कैसे किया है। ऐसी बात नहीं, ट्रम्प ओलम बोलम बोले, लेकिन ट्रम्प जो है व्यापारी है और उसको चीजें पता है। हम उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स करने की स्थिति में हैं? हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन असली बात तो ये होती है कि जो खूता हुआ, जो गलतियां हुई, कोताही हुई, हमने अमेरिका पे पूरा जनमानस का भाव है 1971 से लेकर आज तक के अमेरिका के भरोसे के काबिल नहीं है। हम क्यों बार बार उसके ऊपर दांव खेलते हैं? क्या नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार ने किसी ने इस तरह से अमेरिका को सम्मान दिया या ट्रेड के ऊपर आश्रित हुआ जैसे आज हम हो गए? तो ये तमाम चीजें, इसकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है और उस अकाउंटेबिलिटी के क्या हमें कोई नए चेहरे चाहिए? आज 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट भारत के हक में है अमेरिका के साथ। तो ये तो हमारे हित की बात है। तो फिर हम आपत्ति क्यों कर रहे हैं? हम खुश रहे हैं कि अच्छा है उसने टैरिफ लगा दिया, बताया ना उन्होंने। देखिए, इसमें एक चीज और है, मैं अर्थशास्त्री नहीं, और अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं वो बताता हूं आपको। बात जो उन्होंने कही कि 0.5% जीडीपी पर अंतर पड़ सकता है, 0.5% आप बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत ज्यादा क्यों नहीं पड़ रहा भारत? कितने जीरो होंगे आप जरा गिनिए। क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन भारत की इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हम सीधे शब्दों में हम भारत में जो बनाते हैं उसको खुद ही इस्तेमाल करते हैं, हमारी इकोनॉमी ज्यादा उससे चलती है। इसलिए दुनिया में जब बड़े बड़े तूफान भी आते हैं तो भारत को बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लो, खोलो मार्केट, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ। सौरभ शर्मा हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। सौरभ शर्मा ने हमें भोज पर नहीं बुलाया, हमारे दुश्मन को जो आतंकवादी चेहरा वो मुनीर को बुलाया। क्या करें सर, गर्दन पकड़ ले उसकी जाके, क्या करें? अरे इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा सर ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। अमेरिका तो ऐसे ही करता है ना। और आपने जो कहा 14 के पहले तो अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान को ही गोद में खिलाता था, हमारे तो अमेरिका से कोई रिश्ते ही नहीं थे। और आज ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम 2.3% टू 25%, एप्पल के आईफोन की प्रोडक्शन हो गई, तीन बड़ी फैक्ट्री लग गई। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम वहां अमेरिका को ले जाकर खड़ा कर रहे हैं जहां उसको अपना इन्वेस्टमेंट उठाना, प्लांट उठाना टफ होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप चाहे जितने पैतरे कर लें, जो इंडिया यूएस लॉबी है वो बहुत चिंता दिखा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं फॉर्मर जो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड कॉमर्स हैं, उनके जरा बयान सुनिए। अकाउंटेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं, कुल्हाड़ी पर बैठे। अकाउंटेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? तो अकाउंटेबिलिटी सरकार करेगी ना, तो इसीलिए तो ये सारी बातें हो रही। भाई अगर सरकार को लगता है कि विदेश विभाग ने काम ठीक से नहीं किया तो सरकार उस पर फैसला करे, कुछ करना है जो। लेकिन क्या ये हम इसके नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं और हमारी ट्रेड डील नहीं हो रही? ऐसा नहीं है। और एक लाइन और जो है याद दिला दीजिए, वो अगर बाइट हो तो चलवाइए। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहे तो समझ में आता है, एक तो हमारी मरी हुई अर्थव्यवस्था, वो मरा जा रहा है हमसे डील करने के लिए। अब ये और यही राहुल गांधी भी कह रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ट्रंप कुछ भी कह दे रहे हैं ना, जैसे उन्होंने ये कहा था, एक्चुअली ट्रंप ने एक और पोस्ट पे ये कहा था, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। हाँ, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसी को, राहुल गांधी ने कहा, हाँ वो तो डेड है ना हमारी इकोनॉमी, वी आर अ डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ने ये कहा है। ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया और रशिया की डेड इकोनॉमीज हैं, आपस में जो करना है करें, मैं तो भारत पर टैक्स लगा रहा हूं। अब ये बात उन्होंने कही, ये शब्द ट्रंप ने इस्तेमाल किया, डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ने 1 घंटे पहले ट्वीट कर दिया, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट, भारत की अर्थव्यवस्था मृत है और इसको मारने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। फिर इसकी वजह उन्होंने बताई है, अडानी मोदी पार्टनरशिप, डीमोनेटाइजेशन, खराब जीएसटी, फेल्ड असेंबल इन इंडिया। अच्छा, असेंबल इन इंडिया लिखा है, मेक इन इंडिया है जबकि, लेकिन वो कहते हैं कि भारत बनाता कुछ नहीं, केवल असेंबल करता है। एमएसएमई खत्म हो गए और फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उनको दबा दिया गया, ये उनका कहना है। और फिर आगे उन्होंने लिखा है, मोदी हैज डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ बिकॉज देयर आर नो जॉब्स, नौकरियां देश के अंदर है नहीं। एक बयान भी आया उनका, सुनाता हूं आपको। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy.
I'm glad that President Trump has stated a fact. मतलब आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने एक सच बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मृत प्राय है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कहने के लिए शेडो प्राइम मिनिस्टर है, और कितना देश के प्रति और देश की इकोनॉमी के प्रति कितना निगेटिव एटीट्यूड राहुल गांधी का है कि उनको सब कुछ नकारात्मक दिख रहा है। इकोनॉमी डेड हो गई है, और ट्रंप ने जब एक घोषणा की थी कि भारत पे 25% का टैरिफ लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी, राहुल गांधी कितने गदगद नजर आ रहे हैं उससे, कितने खुश है कि देखो मैंने कहा था। देश अगर तकलीफ में जा रहा है, एक देश, भारत देश की अगर अमेरिका के साथ डील नहीं हो पा रही है, तो राहुल गांधी को उस समय क्या कहना चाहिए था? राहुल गांधी को एक कहना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर, या लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री से कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी, पूरा विपक्ष और हम कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आप अमेरिका के सामने झुकना मत, देश के हित को झुकने मत देना, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, यह देश की बात है। और राहुल गांधी आज क्या बोल रहे हैं? वो खुश हो रहे हैं कि ट्रंप ने आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया, इकोनॉमी डेड हो चुकी है। आज भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के कगार पर पहुंच चुका है, और उन्हें पूरी इकोनॉमी डेड लग रही है राहुल गांधी को। दुनिया भारत का लोहा इकोनॉमी के अंदर मान रही है कि भारत किस तरीके से आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। आपको ज्यादा खराब क्या लगा कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा, या वो दोनों ट्रंप की बात को दोहराया? तीनों बात, इकोनॉमी को डेड भी कहा जब वो जानते हैं कि भारत तीसरी इकोनॉमी बनने की स्थिति में खड़ा है, और पूरी तरीके से देश के प्रति आपका नकारात्मक एटीट्यूड कि आप हर चीज में आपको नकारात्मक दिख रहा है, हर चीज को आप अडानी पे ले जाते हो, उद्योग धंधे आप कह रहे हो खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, मतलब आप देश की जनता को भी बताना चाहते हैं सर, हर अखबार में होता है ना सर, वो फाइनेंशियल न्यूज का पन्ना, तो मतलब जो भी अखबार जाता होगा उनके घर पे उस पर भी आता होगा। आज के अखबार में खबर है, वैसे याद आ गई, चर्चा चली तो एमएसएमई का नाम पढ़ के, ये जो पहला क्वार्टर गुजरा है अभी फाइनेंशियल ईयर 26 का, जो जिस साल में हम हैं, उसमें भारत के एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई में सर्विसेज भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, ट्रेड भी, आधे से ज्यादा एमएसएमईज ने ग्रोथ रजिस्टर की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी। जब आगे आए वो पिछले साल जो उसमें ग्रोथ रजिस्टर हुई है, और ये उसमें बताया गया है कि इसके अलावा जो बाकी एमएसएमई सेक्टर है वो इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को महसूस करता है। ये एक सिडबी का सर्वे हुआ है प्रॉपर, उसमें ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा एमएसएमईज वाइप्ड आउट। देखिए, समीर जी ने उसकी एक राजनीतिक व्याख्या कर रहे थे। देखिए क्या होता है अर्थव्यवस्था में, तो उद्योगपति या जो भी होते हैं उनका ये होता है कि एक जैसे हमसे उद्योगपति ने एक बार कहा था कि ठंडी उछालो तो नीचे रुपया गिरे, तो ये मतलब होता है कि 2 का 4 हो, ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है, और इंडो यूएस ट्रेड डील का ना होना उसमें एक तरीके का सेटबैक है, तो एक भाव है, और उसके उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। वो कारण से आप सहमत हो या ना हो, या आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन ये फिर वही मैं कह रहा हूँ कि नियत पे हमला करना, कि वो चाहते हैं कि भारत तरक्की ना करे, ये ना करे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनुचित है, और उसको ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने तमाम उसके तथ्य भी दिए हैं। आपने कहा एमएसएमई का आपने उदाहरण दिया बिल्कुल क्वार्टर की, लेकिन 50% अगर नहीं चल रहे हैं तो प्रश्न उठता है। नहीं चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो भी कंफर्टेबल है। ये सारी उतार चढ़ाव है, देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां हैं भी, ये तमाम चीजें भारत की। देखिए कोई भी चीज आप बिल्कुल ऐसे नहीं करें, जैसे हम कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत भी है कि वॉट एवर यू से अबाउट इंडिया द अपोजिट इज इक्वली ट्रू। तो आप तर्क कह सकते हैं गिलास आधा भरा है आधा खाली है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने तो डेड बता दिया ना, डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप उसको राजनीतिक व्याख्या ना करें, उसकी एक उन्होंने भाव है कहने का कि वो ये कि बढ़ नहीं रही है। डेड का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई, मृत्यु हो गई। हर एक भाषा का एक अपना एक सौंदर्य होता है, कहने का तरीका होता है। मेरे ख्याल से उनका आशय ये है कि ये आगे नहीं बढ़ रही। चलिए, अब तो खैर इस पर जवाब बीजेपी देगी। ये थोड़ा सा मतलब क्या कहूं मैं, अब ये ऐसी बात, ट्रंप को कल तक वो जाने क्या क्या कह रहे थे, और आज वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त बात कह रहे हैं, डेड इकोनॉमी हो गई, और ट्रंप मरे जा रहे हैं इस मरी हुई अर्थव्यवस्था से ट्रेड डील करने के लिए। दुनिया के सारे देश हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आज हम उस जगह पहुंच गए जो कांग्रेस सरकार की नीतियों में 80s में चाइना ने कर लिया, हम नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का होना चाहिए था हब, कौन? भारत भी होना चाहिए था, चीन के साथ हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए। हमारी पॉलिसी नहीं रही, हम सब कुछ चीन को देते चले गए, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए, और आज हम कह रहे डेड इकोनॉमी है, जब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब हमारा साइज इतना बड़ा हो गया है, जब हमारे यहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं, जब हमारा स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है। जो रशीद जी को किसी उद्योगपति ने कहा ना कि ठल्ली उछालो तो रुपया गिरे, सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में रुपया गिर रहा है और कहीं नहीं गिर रहा, दुनिया में कहीं नहीं गिर रहा।
हम 6.5% प्लस हैं, वो 1.5%। दुनिया का कोई देश हमारे सामने खड़ा नहीं होता। चाइना हमसे कम है। आपकी जरूरतों के हिसाब से शास्त्री जो कहते हैं कि आपको 8% पर होना चाहिए। इसको जरा समझिए, जरूरत के लिहाज से तो हम 10% हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कहा जाता है ना कि गिवन कंडीशंस में क्या है, दुनिया में युद्ध चल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस में हलचल है, कोई एक मार्केट स्टेबल नहीं है, ट्रंप जैसा राष्ट्राध्यक्ष है, चाइना में कोई डेमोक्रेसी है नहीं, नॉर्थ कोरिया और चाइना और रशिया का ट्रायंगल अलग चलता है, इस्लामिक कंट्रीज का अपना अलग है, उसमें भारत जैसा देश जब इस तरह की ग्रोथ रजिस्टर करता है तो ये कमाल की बात है। और फिर मैं कह रहा हूं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मेरे ख्याल से राय विक्री, असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड अमेरिका, वो क्या कह रहे हैं, फॉर्मर है वो, उन्होंने कहा कि जो दुनिया में ट्रंप की वजह से एक वैक्यूम हो गया है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, वो भारत फिल कर सकता है। हम वहां खड़े हैं। अब वो तो वहां उनको सारे अमेरिकी पुराने जो लोग हैं सरकार में रहे हुए सब याद दिला रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान से अपने रिश्ते खत्म कर लेना चाहते हो। सब पढ़ाया होगा गुरुजी, वो अमेरिका ही रहते हैं ना, तो अमेरिकी। अब जाइए जरा वो पाकिस्तान वाली बात कर लेते हैं, हमने कई बार उसकी भूमिका बना दी। अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर बहुत मेहरबानी भी दिखा रहा है और हमको जलाने के लिए कह रहा है कि हाँ हम तेल ढूंढेंगे और एक दिन पाकिस्तान क्या पता इंडिया को तेल बेचे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने क्या कोई साइड चुन ली है। अच्छा, साइड चुनी जो त्रिपाठी जी ने इससे पहले बात की थी, फिर ऐसी साइड क्यों चुनी? मतलब ट्रंप की क्या मजबूरी हो सकती है पाकिस्तान में? एनीवे, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकसित करने की डील की, ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने की। उन्होंने कहा कि हम एक कंपनी की तलाश कर रहे हैं और वो कंपनी जो है वो वहां पर जाकर एक विशाल तेल के भंडार को खोजेगी और फिर उसमें से ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अब आपको लगेगा कि क्या ये काम इतना आसान है और क्या पाकिस्तान इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठा हुआ है? इसकी बात करेंगे, एक बयान सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, तो आपको सीधे बताता हूं ये मामला है क्या। पाकिस्तान के पास 350 मिलियन बैरल्स तेल, इसका प्रूवन ऑयल रिजर्व है। इतना उसके जमीन के नीचे या समंदर में है, 350 मिलियन बैरल। और अभी अगर इसको वो देखें कि वो दुनिया में कौन से नंबर पर आता है ऑयल रिजर्व्स के मामले में, तो वो 52वें नंबर पे है, 52nd स्थान है उसका तेल रिजर्व्स के मामले में। अब अचानक क्या हो जाएगा? पाकिस्तान डेली प्रोड्यूस करता है 88,000 बैरल और उसकी डेली कंजम्पशन है 5.5 लाख बैरल, मतलब 85% इंपोर्ट पर बेस्ड है वो। क्या उसके यहां पर कोई बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी हुई है? जवाब है नहीं। सीस्मिक सर्वेज और जो कुछ जांच की जाती होगी पता लगाने के लिए कि यहां तेल का भंडार हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें ना कोई बड़ा रिजर्व पता लगा है और जो तेल है भी वो भी कॉमर्शियली वाइबल नहीं है कि आप इतने पैसा उसमें लगाएं फिर वहां से आप तेल निकालें, उसको आप फिर उसको बेचें, वो वाइबल नहीं है, वो बिजनेस ही वाइबल नहीं है। अगर करना भी पड़ा अमेरिका को ये काम, तो कितनी लागत और कितना समय लगेगा? $5 बिलियन का कम से कम खर्चा बताया जा रहा है और 4 से 5 साल जिसमें एक्सप्लोरेशन भी होगी, ड्रिलिंग भी होगी, फिर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और सब कुछ किया जाएगा। इसमें कम से कम 4 से 5 साल जो है वो समय बीत सकता है। अब कहने को तो भारत में भी जांच चल रही है। भारत अभी हमारे जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हैं वो अभी यूरोप के किसी कंट्री में गए थे, हरदीप पुरी, और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने टेंडर निकाले हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आए, नॉर्वे की कंपनी, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आके तेल ढूंढिए। तो ऐसी कोई परेशान होने वाली बात इसमें जो है अभी तक दिखाई दे नहीं रही। विजय जी, नहीं, मैंने कहा ना कि केवल वो पाकिस्तान को, आपने शायद उसका जिक्र किया कि नहीं किया कि भारत को कितना तेल प्रोड्यूस कर रहा है, कितने की ज़रूरत है, उसमें पाकिस्तान कुछ कर भी ले तो वो हमारे कुछ बहुत काम आने वाला नहीं है। मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं है जो भारत के इतने बुरे दिन आएंगे नहीं कि हमें उससे तेल खरीदना पड़े। नहीं, वो मैं जो ट्रंप साहब ने जिस तरह के, कल को पाकिस्तानी भारत में आ जाए ये भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन मेरा उसमें थोड़ा सा आकलन अलग है। मुझे लगता है वो ट्रंप ने उसको व्याख्या नहीं की। बात वो जो पाइपलाइन है जो ओमान से यहाँ आनी है उसके बारे में, उसकी तरफ उनका इशारा है कि जो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान से भी गुजर रही है और अगर हम उसकी ये सब नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। या सेंट्रल एशिया से भी, वहाँ भी बहुत सारे ईरान से भी जो तो ये तमाम चीज़ों का उनका वो इशारा मुझे उसको भी हमने कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान का ऑयल का मतलब उनका मतलब ये है कि उस रास्ते से जो तेल आएगा उसकी बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने सर घोषणा की ही है कि हम एक कंपनी वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान में लगा रहे हैं। ये तो कहा है उन्होंने।
आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉलिटिकल खबरें भारत की और बता देता हूं। राजस्थान की खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में, राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात की चर्चे हैं। अब क्या वहां पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। सोमवार को वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और मंगलवार को, माफ कीजिएगा आज नहीं, मंगलवार को भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से मिले। तो राजस्थान में क्या चल रहा है। सियासी हलकों में कैबिनेट विस्तार को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं। वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ में स्कूल हादसा जो हुआ वो मामला भी फिलहाल गर्म है और चर्चे तो यहां तक हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर नेतृत्व परिवर्तन पर भी विचार कर सकती है। ऐसी नौबत क्यों आई है लेकिन, और क्या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है। समीर जी, देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान को लेकर राजनीतिक हलचलें पिछले काफी लंबे समय से चर्चाओं में चल रही थी। मुख्यमंत्री अभी बदलेंगे बिहार चुनाव के पहले, मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। भजनलाल एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से चर्चा है। दोनों प्रदेश को लेकर चर्चा है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव को लेकर भी चर्चा है और राजस्थान के भजनलाल को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों को चुना गया था अचानक से कि भजनलाल तो पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे, वसुंधरा राजे का जिस तरीके से वहाँ रोल रहा और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भजनलाल का न ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल है, न अपने मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल है, और संगठन के अंदर भी जिस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए राजस्थान में वो नजर नहीं आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने बेटे के भविष्य को लेकर भी चिंतित है कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं तो बेटा जो सांसद है दुष्यंत, उसका भविष्य क्या होगा। शायद वो चाहती है कि उनके बेटे को कोई एक पद मिले, या तो केंद्र में मिले या संगठन में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए उनके बेटे को। वैसे भजनलाल जी का मिलना तो चलिए फिर भी रूटीन मामला बता करके मुख्यमंत्री आते तो वसुंधरा जी का मिलना बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से देखिए, वसुंधरा के वैसे भी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं माने जाते रहे जब वो मुख्यमंत्री रही। आप देखिए कई लंबे समय बाद उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है इस संदर्भ में, तो मुझे लग रहा है वसुंधरा मिलने गई होगी तो निश्चित रूप से कुछ विशेष बात रही होगी। नहीं, शिकायत तो नहीं करेंगे मुख्यमंत्री की, वो अपने मुद्दे लेकर गई होंगी। हो सकता है वो ये कहती हो कि संगठन में क्या, मतलब उनका भविष्य क्या संगठन में देंगे। ये बता दीजिए क्या भजनलाल जी की शिकायतें दिल्ली पहुंचती हैं। निश्चित रूप से शिकायतें आई है भजनलाल की, संगठन से भी आई है, संघ से भी आई है। सरकार और संगठन में जो सामंजस्य नहीं है, और भजनलाल की जिस तरीके से वर्किंग रही है, सरकार को लग रहा था जब उनको चुना गया था तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था कि वसुंधरा जैसे एक हैवीवेट को उठा के अगर भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो प्रदेश के अंदर एक कोई अपना कद बनेगा। लेकिन एक समय के बाद भी अभी वो इस मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। कुछ चर्चा क्या है चर्चा राजस्थान की? देखिए, चर्चा जो है कुछ चीजें समझनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी उस परिवार के हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अब वो चाहे दुष्यंत बने या वसुंधरा का कुछ एडजस्टमेंट बने, वंशवाद का एक भाजपा ऐसा नहीं करेगी कि एक ही परिवार के दो लोग जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, तो एक चुनौती है। नहीं, मैं इनके भजनलाल जी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है देखिए वो तो भाजपा ने, देखिए एक बड़ा प्रश्न है और वो प्रश्न का शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी सही उत्तर दे सके कि क्या कारण था कि शिवराज सिंह चौहान को जो है वहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से वंचित किया गया। क्या कारण था कि वसुंधरा, जिनका एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, जो कहती है बहुत सी आज नरेंद्र मोदी की जो स्कीम जो केंद्र में चल रही है उन सब की बैकग्राउंड पृष्ठभूमि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उन्होंने उसकी शुरुआत की। तो ये तमाम प्रश्न जिसका जवाब शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी बता दे सकते हैं। या नई पिक्चर रिलीज हुई, आप पुरानी रील देख रहे हैं? नहीं, ये सब पुरानी में देखिए है क्या कि रशीद जी बहुत वरिष्ठ हैं और सबसे मतलब जिनको कहे कि सारे नेता उनके आसपास गुजरते रहे हैं, सबसे निजी संबंध होंगे, लेकिन शिवराज जी और वसुंधरा की तुलना नहीं हो सकती। वसुंधरा राजे कभी भी सरकार वापस लेकर नहीं आ पाई। एक बड़ी नेता है, राजघराने से हैं, प्रभाव है, पावर है। शिवराज सिंह चौहान हर बार सरकार वापस ला, शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़े नेता हैं, वसुंधरा उनकी तुलना में नेता नहीं है। वसुंधरा वैक्यूम में नेता थी। भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा को तय करके बनाया। कहीं दूर दूर तक भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री से पद से हटाने की कोई संभावना नहीं। एक कार्यकर्ता को वहां बिठाया गया है, जो दिल्ली चाहता है वो भजनलाल कर रहे हैं, इसमें भी कोई इब्बट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी कोई नया व्यक्ति होता है तो वो मुश्किल होती ही है, चाहे भाई इतने समय तक जो लोग मुख्यमंत्री रहे उनके अधिकारी होंगे, सचिव होंगे, दूसरे लोग होंगे। डिलीवरी में कहीं दिक्कत है क्या? उसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत परसेप्शन में है। परसेप्शन में जाहिर है जब आप उस तरह से नेता नहीं होते, पहली बार के विधायक हैं, तो आपको मुश्किलें आती हैं और उसकी वजह से इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारी सर मुख्यमंत्री की इतनी प्रॉब्लम है कि अपने चीफ सेक्रेटरी से पूछते कि मैंने एसपी का ट्रांसफर का दिया, उसका देख लेना हो जाए। एक चीफ सेक्रेटरी से अगर मुख्यमंत्री ये कहे कि मैंने एक एसपी का नाम दिया आपको ट्रांसफर का, वो देख लेना, आप कर देना, तो ये बता रहा है कि भाई मुख्यमंत्री की वहां क्या स्थिति है। जयपुर
मेरा ये बता जी जी अभिजय जी बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता और एमएलएज हैं उनकी शिकायतें बहुत सारी हैं संगठन में, मुख्यमंत्री जी को लेकर और सरकार को लेकर, और वो बार बार बात की जा रही है। वसुंधरा जी भी करती रही हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में बदलाव की संभावना मुझे अभी कम लगती है, क्योंकि वो तो दिल्ली के ही नुमाइंदे हैं और सरकार तो दिल्ली से चल रही है। समय हो गया इनको बने हुए, ख्याल से अभी 2 साल हुए ना, 2 साल 2023 दिसंबर में बने हैं। बिहार और आप चुनाव तक सोचिए नहीं कि होगा, भरतपुर डेढ़ में, साल। भरतपुर से ही वो आते हैं। भरतपुर राजस्थान का जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ का हिस्सा है, और वो कभी सरकार में का हिस्सा नहीं रहा। उस नहीं बड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान और जयपुर तक सत्ता केवल वहाँ तक चलती है मैक्सिमम। भरतपुर में लाने से एक तो उसी का बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। और इसलिए सरकार ने भी जब चाहा, जब उनको बनाना था, मैं इसलिए भी बार बार कह रहा था कि भजन लाल जी को पहले सरकार ने सोच, मतलब बीजेपी लीडरशिप ने सोचा हुआ, इसलिए उनको भरतपुर के बजाय आमेर से चुनाव लड़वाया गया, ठीक है, क्योंकि वो उसका एक पूरा रीजनल। लेकिन कुछ चीजें अब नॉर्मल, लेकिन नाराजगी है वहाँ पर। अभी जो स्कूल वाला हादसा हुआ, भजन लाल जी गए नहीं वहाँ गए, वो तो वसुंधरा जी का इलाका है, वसुंधरा जी का इलाका। चीफ मिनिस्टर तो आप हो। हाँ, वो समझ ही नहीं पाए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। 7 बच्चे मर गए, स्थिति में नहीं है। आपकी कुव्यवस्था की वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए था वहां। तो राहत के जो चेक, राहत राशि के चेक हैं, वो भी वसुंधरा जी ने दिए हैं परिवारों को। ये काम ये भी हो सकता है कि वसुंधरा जी का एक वो भी बैरियर वहां पर हो कि वो और दोनों एक दिन के गैप में प्रधानमंत्री से आके मिल रहे हैं। ये सारी चर्चाएं चलेंगी, चल रही हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में भी दौड़ लग रही है दिल्ली की। एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में है और कहा जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब क्या बात होगी ये तो बाद में पता चलेगा, या समीर जी भी बता देंगे। लेकिन माना ही जा रहा है कि वहां मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, और ये खबरें हमने आपको बीच में बताई हुई हैं कि कैसे अब देवेंद्र फडणवीस के पास फ्री हैंड है, वो किसी पर आश्रित नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो वो अपनी मनमर्जी से डिसीजंस भी लेते हैं, और वो उनकी कुछ अपेक्षाएं भी हैं अपने सहयोगी दलों की और खासकर उनके मंत्रियों से। अभी खबर आई थी कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ कह दिया था कि अगर किसी मंत्री के काम या बयान से सरकार पर आंच आएगी, उस सरकार की छवि पर, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। ये भी बीच में ये भी देखा आपने, मराठी के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मंत्री वो सड़क पर मोर्चा निकालने वाले थे राज ठाकरे के समर्थन में। तो ये सारी घटनाएं भी वहां पर हुई हैं। अब देवेंद्र फडणवीस अभी दिल्ली आए थे, वो मिले थे होम मिनिस्टर से, अब एकनाथ शिंदे आने। बताइए समीर जी क्या चल रहा है? देखिए, जो बड़ा मामला अभी इनके बीच में चल रहा है वो महामंडल की नियुक्तियां, जितने बड़े कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर उसकी नियुक्तियां होनी है। कौन कौन से कॉर्पोरेशन किसके पास जाएंगे इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो माड़ा है, सिडको है, जो बड़े कॉर्पोरेशन है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाए जाए, उसको लेकर विवाद चल रहा है। दूसरा विवाद इस बात पर है कि एकनाथ शिंदे को इस बात की शिकायत है कि लगातार अभी जो विवाद विधायकों के आए थे, जो थप्पड़ मार दिया था गायकवाड़ ने, वो एकनाथ शिंदे का विधायक था। जो नोटों के साथ पकड़ाई में आए थे वो एकनाथ शिंदे के विधायक थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी का ये कहना है कि चूंकि हमारे पार्टी के विधायक थे तो इस मामले को बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसको मीडिया में उठवाया है और एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर की गई। एकनाथ शिंदे को इस बात की भी शिकायत है कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ऑर्डर दे दिया है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनकी अनुमति के, सीएमओ के बिना परमिशन के आगे नहीं बढ़ेगा, जो अभी एकनाथ शिंदे तय कर रहे थे। इस बात पर भी विवाद चल रहा है कि वहां पर कैबिनेट मंत्री मालूम पड़ा एकनाथ शिंदे के पास है और राज्य मंत्री बीजेपी के विधायक के पास है, तो विधायक अलग बैठक ले रहे हैं। तो एक सामंजस्य की जो कमी रही है, उसके बाद तो बीएमसी के चुनाव आने वाले 2 महीने के बाद, तो गठबंधन कैसा होगा, महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में सीटें कैसी जाएंगी, बाकी जगह गठबंधन में क्या होगा, ये सारी चर्चाएं इस बैठक में होंगी। जल्दी से एक खबर आपको मैं बिहार की बता देता हूं। तेज प्रताप यादव क्या साइकिल की सवारी करेंगे? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पटना के समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंच गए, वहां 1 घंटे तक रहे, उनका खूब स्वागत सत्कार भी हुआ, रिश्तेदारी भी लगती है भाई समाजवादी पार्टी से उनकी। तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और खबर यह कि वो अपनी पार्टी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीने तेज प्रताप और अखिलेश यादव की वीडियो कॉल पर बात हुई थी, ये बात सामने आई, और जब अखिलेश ने उनसे पूछा कि किस सीट से चुनाव लड़ोगे, तो तेज प्रताप उस वक्त तो शायद उनको नहीं बता पाए, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं महुआ सीट से लड़ूंगा। और महुआ सीट से जो विधायक आरजेडी का ऑलरेडी है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो सब कुछ करता धरता लालू जी हैं, तो लालू जी जो कहेंगे हमारे यहाँ वो हो जाएगा। तेज प्रताप को इस चुनाव में फैक्टर बनने वाले हैं क्या? जी, मुझे नहीं लगता। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई वहाँ जड़ और मजबूत नहीं है बिहार में, और वो अगर करेंगे तो देखिए जो महागठबंधन है उसका क्या भाग समाजवादी पार्टी होगी और उससे तेज प्रताप। लेकिन तेज प्रताप को बिना उसके जो है लालू प्रसाद यादव की मर्जी के, तेजस्वी की मर्जी का, मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिलेगा। और जो आपने रिश्तेदारी की बात करी है उसमें बहुत कुछ खटास भी आ चुकी है।
रिश्तेदारी में खटास आ चुकी है? जी हाँ। ये बात आपने ये इससे शुरू करना चाहिए था ना आपको। नहीं, वो तो सार्वजनिक हुआ है। रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी क्या है सर, जल्दी से बता दीजिए, वो क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे की जो शादी है, जो भी सांसद है, उनके शादी लालू प्रसाद के छोटे बेटे से हुई है। अखिलेश जी का भतीजा। हाँ, अखिलेश का भतीजा है। अखिलेश जी के भतीजे की शादी लालू जी की बेटी से। और आपने कहा रिश्ते में खटास आ गई। नहीं, वो मैं तेजस्वी जी के वो इनका बात कर रहा था, तेज प्रताप की बात कर रहा था कि उनके रिश्तों में गड़बड़ी आ चुकी है, तो उसको लेकर के वहाँ बहुत तेज प्रताप को बिल्कुल आरजेडी एक्सेप्ट करेगी या लालू परिवार एक्सेप्ट करेगा, इसको लेकर मुझे संदेह है। अच्छा, मतलब अब विच्छेद पूरा हो गया है, ऐसा लगता है। ओके, तो ये था आपके लिए आज का पूरा अपडेट। बड़ी खबरों का दिन है आज। बहुत शुक्रिया राशिद किदवई साहब, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी और हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद।